हेलो। हाँ जी, सभी को नमस्कार। तो आज स्कूल वे कहता हिंदी 2026 की आंसर की के साथ प्रस्तुत हुए हैं। ये आंसर की पूरे 360 डिग्री विश्लेषण के साथ अपने हल करेंगे। इसके अलावा ये जो आंसर की अभी अभी जो नेट का एग्जाम है, इसके बाद में सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, इसके बाद में सेट का जो एग्जाम है राजस्थान में, उन तीनों भर्तियों के लिए, ये तीनों जो परीक्षाओं के लिए ये जो आंसर की है ये बहुत ही कारगर है, बहुत ही पेपर महत्वपूर्ण है ये। तो आप इस पेपर में से अभी सेकंड ग्रेड में, नेट में और आगे आने वाली सेट में प्रश्न रिपीट देखेंगे, क्योंकि हर बार क्या होता है कि प्रश्न रिपीट होते हैं। 30 से 40% 150 में से पक्के रिपीट होते हैं। आज जो अपने पूरे 140 प्रश्न है, जो हिंदी के 140 प्रश्न, वो 40 प्रश्नों का, पूरे 140 प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक अपने ये पढ़ाई संसार ऑनलाइन चैनल है, इस चैनल पर जाकर भी आप वीडियो कंटेंट है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने शुरुआत करते हैं प्रथम प्रश्न पत्र की, प्रथम प्रश्न की, और सीधे प्रश्नों से ही अपने आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि तत्सम शब्द है चंपा, सूत, छेद और छाया। इसमें जो तत्सम शब्द है ना, वो याद रख लेना, छाया है। तत्सम शब्द छाया है। बाकी सारे के सारे क्या है? तो बाकी सारे के सारे तद्भव शब्द है। बाकी सारे के सारे तद्भव शब्द है। ये जो चंपा है, इसका तद्भव रूप, तत्सम रूप होता है चंपक। ये इसका तत्सम रूप होता है छिद्र, इसका होता है सूत्र। और छाया का छांव होता है या फिर छांव होता है। ये तद्भव है। क्या है ये तद्भव है। बाकी सारे के सारे कौन से है? तो ये तत्सम शब्द है। ठीक है ना, सारे के सारे तत्सम शब्द है। अब अपने बढ़ते हैं आगे। जो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न के बाद में अपने बढ़ते हैं आगे। जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में क्या है कि श्रुति कटुत्व काव्य दोष का उदाहरण है। अब श्रुति कटुत्व जो काव्य दोष है, वो श्रुति कटुत्व काव्य दोष सुनने में कटुर लगता है। सुनने में जो कटु लगता है वो श्रुति कटुत्व दोष होता है। अब देखो, ये जो चारों वाक्य है, इन चारों वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें श्रुति कटुत्व दोष आ रहा है, अर्थात सुनने में कटु लगेगा? तो मैं बोल के बता रहा हूं, ये प्रश्न है। तत्व ज्ञान पाकर हुए आसे दलित सम, कब की इकटक डटी रही टटिया अंगुरिन टारी। इसमें देखो, करण कटु शब्दों का उपयोग है, मूर्धन्य वर्णों का भाव पाया जाता है, जहां आधिक्य पाया जाता है वहां श्रुति कटुत्व दोष होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर वाला। ठीक है। तो पहले में कौन सा उत्तर है? पहले में क्या होगा? तो पहले में अप्रतीतत्व दोष है, अप्रतीतत्व दोष। थी सर में अधिक मंजुल मुग्धकारी, जादू भरी मुरलिका पति राधिका की। इसमें अक्रम तो दोष है, इसमें पति राधिका नहीं आएगा, बल्कि राधिका पति आएगा, क्योंकि ये जो काव्य दोष है ये आपके सेकंड ग्रेड में भी लग रहे हैं। मंदिर अर्ध अवधि हरि बदी गए, हरि आहार चली जात। ये तो कलिष्ठ तो दोष है भाई। इसमें कौन सा दोष है? तो इसमें कलिष्ठ तो दोष है। अब जो ये मंदिर अर्ध है, इसका अर्थ मैं आपको बताऊं। ये जो मंदिर अर्ध है, मंदिर अर्ध का मतलब 30 को उसकी परिक्रमा होती है मंदिर की, और इसके आधा कितना हो जाएगा? 15। अवधि मतलब समय, हरि का मतलब श्री कृष्ण। हरि का मतलब एक श्री कृष्ण होता है, हरि का अर्थ शेर भी होता है। और शेर का आहार क्या होता है? मांस होता है। और मास का एक अर्थ महीना भी होता है। और महीना का एक अर्थ है, मतलब कितने दिन होते हैं? तो 30 दिन होते हैं। मतलब श्री कृष्ण 15 दिन का बोल के गए थे, और श्री कृष्ण को गए हुए कितने दिन हो गए हैं? तो 30 दिन हो गए हैं। श्री कृष्ण 15 दिन का बोल के गए थे, श्री कृष्ण को गए हुए कितने दिन हो गए? 30 दिन हो गए, ये कहना चाहता है। और कह क्या रहे हैं? मंदिर अर्ध अवधि हरि बदी गए, हरि आहार चली जात। तो इसमें कौन सा दोष आ रहा है? तो इसमें कलिष्ठ दोष आ रहा है। इसमें ये क्या है? ये दृष्टिकूट के पद है भाई। ये कौन से पद है? ये दृष्टिकूट के पद है। दृष्टिकूट लिखने के लिए कौन प्रसिद्ध थे? सूरदास थे। कहा लिखते थे? साहित्य लहरी में लिखते थे। बहुत महत्वपूर्ण है भी। तो इसका उत्तर हो जाएगा दो 2 नंबर वाला उत्तर हो जाएगा इसका। अब अपने बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न।
तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ग्राम्यत्व दोष का उदाहरण नहीं है। अली पास पोढ़ी भले मोही किन पोढ़न देत, धनु है यह गोरम दाइन नाही, पड़े झटोले में रहे नींद न आई राती। ये जो मैंने गोले किए हैं, ये जो गोले हैं, ये ग्रामीण शब्दों का उपयोग होने के कारण ये ग्राम्यत्व दोष है। अब मुख मयंक को देखकर विकसा मानस कंज। अब मुख मयंक अर्थात चंद्रमा के मुख को देख करके और मानसरोवर में कली है वो खिली है। अब एक तो विकसा नहीं विकसी होता है, दूसरा ये है कि मुख मयंक को देख के नहीं विकसा, बल्कि ये तो मुख शशि को देख के विकसता है भाई। जो कमल है, सॉरी, मुख रवि को देख करके, इसको देख करके, मुख रवि को देख करके, सूर्य को देख के कमल खिलता है और चंद्रमा को देख के कमल है वो मुरझा जाता है। तो ये तो इसका उल्टा है, तो इसमें ग्राम्यत्व दोष है नहीं, इसमें अक्रमत्व दोष है। अपने आगे बढ़ते हैं भाई। तो 3 प्रश्न तो ये हो गए। अपने पूरे प्रश्नों का एनालाइज करेंगे भाई। तो जितने भी प्रश्न है ना वो सारे के सारे एनालाइज करेंगे 360 डिग्री। आपके लिए समय बहुत कम है वर्तमान में। मैं समझता हूं कि आपके लिए जो प्रश्न है ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आपके पास समय भी कम है। कैसे समय कम है? क्योंकि अभी थोड़े दिन बाद स्कूल जो सॉरी सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, लेकिन सेकंड ग्रेड के एग्जाम के लिए ही बना रहा हूं ये। जब भी आपको समय मिले बीच बीच में आप ये वीडियो जरूर देख लेना भाई। हिंदी की आदिकालीन साहित्य प्रवृत्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? रासो ग्रंथों में कथा कहने के ढंग के लिए कथानक रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सही है ये। आदिकाल में कथ्य की विविधता के साथ छंद का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सही बात है ये। आदिकालीन रासो काव्यों में वीरस की व्यंजना के लिए छत्ते, तोटक, तोमर, पदरी और नाराज छंदों का प्रयोग किया गया, बिल्कुल सही है। छंदों का तो अधिक पाया जाता है। आदिकालीन हिंदी साहित्य में कोमल भावों की विव्यंजना डिंगल शैली में हुई है। अरे डिंगल शैली तो वीरतापूर्ण भावों की अभिव्यक्ति मिलती है, तो ये उत्तर गलत हो जाएगा। पिंगल शैली होती है यहाँ। ठीक है, कौन सी शैली मिलती है? तो पिंगल शैली तो श्रृंगार रस की, और डिंगल शैली है वो वीरस की शैली होती है। तो इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? उत्तर नंबर 4 वाला है। ठीक है, वा छवि को रस खानी विलोकत वारत काम कला निज कोटि, काग के बाग महासजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। इसमें कौन सा छंद है? ऐसे प्रश्न अगर पूछे जाएं तो याद रख लेना, कहीं भी रस खान आता है तो रस खान तो हमेशा कौन सा छंद लिखने के लिए प्रसिद्ध है? तो सवैया लिखने के लिए प्रसिद्ध है भाई। कौन सा छंद लिखने के लिए प्रसिद्ध है? सवैया छंद। जैसे मैथिली शरणगुप्त हरिगीतिका छंद लिखने के लिए प्रसिद्ध है, वैसे ही जैसे सुमित्रानंद पंत है वो रोला छंद लिखने के लिए प्रसिद्ध है। तो वैसे ही है कि रस खान का अगर कहीं प्रश्न आए तो आपको मिलान करने की जरूरत नहीं है, जहां भी सवैया मिल जाए वहां सवैया कर देना। सवैया उत्तर होगा इसका। ठीक है, तो वा छवि को रस खानी बिलोकत वारत काम कला निज कोटि, काग के भाग महासजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। इसमें कौन सा छंद है? तो मत गयंद छंद है इसमें। ठीक है, इसमें कौन सा छंद है? इसमें मत गयंद छंद है। आगे अपने देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। बड़ों की आज्ञा मानना हमारा कर्तव्य है, यही पहला वाक्य ही शुद्ध हो जाएगा। बड़ों की आज्ञा मानना हमारा कर्तव्य है, बिल्कुल सही है ये। उन्होंने इस बात की आपत्ति उठाई नहीं, बल्कि आपत्ति करना होता है। व्यापार में सेठ रामलाल के कोई घाटा नहीं हुआ। अब इसका उत्तर ये होगा कि रामलाल के व्यापार में कोई घाटा नहीं हुआ। ठीक है, ये क्रम भंग संबंधी अशुद्धि है भाई, ये क्रम भंग संबंधी अशुद्धि है। मैंने उसे बैठने की कुर्सी नहीं दी, बल्कि मैंने उसे बैठने के लिए कुर्सी दी। ये हो जाएगा इसका उत्तर। तो इसमें उत्तर कौन सा सही होगा? 1 नंबर वाला उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 7वां। किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है? तद्भव पूछा गया है। तद्भव वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से थोड़ा रूप परिवर्तन करके हिंदी में ग्रहण किए जाते हैं, और तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से बिना कोई रूप परिवर्तन किए सीधे सीधे हिंदी में ग्रहण किए जाते हैं। देशज शब्द वो होते हैं जो यहाँ के क्षेत्रीय निवासियों द्वारा अपनी सुविधा अनुसार जिनको गढ़ा जाता है, और विदेशी शब्द वो होते हैं जो विदेशी भाषा से सीधे हिंदी में ग्रहण किए जाते हैं, और संकर शब्द होते हैं जो दोस्त भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्द होते हैं। तो अपने शब्द पढ़ रहे हैं, तद्भव शब्द है। ठीक है ना, तद्भव शब्द पढ़ रहे हैं। तो तद्भव शब्द जैसे इनमें जो देश जैसे दो दो शब्द है ना, तो सभी शब्द पूछेंगे। क्यों? क्योंकि ये तद्भव शब्द है, ये तद्भव शब्द है, ये भी तद्भव शब्द है, ये भी तद्भव शब्द है।
ये दोनों के दोनों तद्भव शब्द है भाई। इनके तत्सम शब्द क्या होंगे? तो ये आर्द्रक का तद्भव होता है अदरक, और अचरज का तो आपको पता ही है आश्चर्य होता है। ये दोनों के दोनों तत्सम शब्द है, ये दोनों के दोनों तद्भव है। अब इनका भी पूरा विश्लेषण करते हैं। आंत अगर तद्भव है तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? आंत्र हो जाएगा। ये जो एक कार्य है ये तत्सम है तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा? इसका तद्भव हो जाएगा अकाज। ये जो अंगरखा है ये तद्भव है तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? अंगरक्षक हो जाएगा। और ये जो अष्ट है ये तत्सम है तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा? आठ हो जाएगा। अगर ये अंगूठा तद्भव हो गया तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? अंगुष्ट हो जाएगा। और ये अंगुष्ट है, और ये जो अमृत तत्सम है तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा? अमी, हलाहल, मद भरे, श्याम सेत रत्नार, वो वाला। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 7वें में 2 नंबर का उत्तर हो जाएगा अदरक और अचरज। ठीक है जी। हाँ जी, अपने आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से तीसरा सप्तक के कवि नहीं है। निम्नलिखित में से तीसरा सप्तक के कवि नहीं है। तो मैं तीसरा सप्तक के कवि की ट्रिक बता देता हूं आपको, फिर उसमें अपने आप छट जाएगा ये। प्रयाग, कीर्ति, कुंवर, केदारा, मदन विजय, सर्वेश्वर दयाला। मदन विजय, सर्वेश्वर दयाला। अब ये देखो विजय देव नारायण सही है ना, तो ये विजय वाला ऑप्शन रहा। ये कुंवर नारायण है तो ये कुंवर नारायण, ये कुंवर वाला ऑप्शन रहा। ये केदारनाथ सिंह, ये केदारा रहा। तो ये जो रघुवीर सा है ये कौन से सप्तक के कवि है? ये दूसरा सप्तक के कवि है भाई। कौन से सप्तक के कवि है ये दूसरा सप्तक के कवि। बाकी सारे के सारे कौन से सप्तक के कवि है? तो बाकी सारे के सारे तीसरा सप्तक के कवि है। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में रिपीट हो सकता है, मतलब तार सप्तकों से संबंधित सेकंड ग्रेड में इनका प्रश्न पक्का पूछा जाता है तार सप्तकों का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद के नाटकों की विशेषता नहीं है। जयशंकर प्रसाद के नाटक ही पूछे जाते हैं, याद रख लेना। अगर विशेषताओं में पूछा जाए तो नाटकों में जयशंकर प्रसाद है, कहानी में प्रेमचंद है, उपन्यासों में भी प्रेमचंद है, निबंधों में रामचंद्र शुक्ल है। तो वैसे ही है ये। तो उनके नाटक सांस्कृतिक है, वे देश की समृद्धि से प्रतिरूप है, बिल्कुल सही है ये। उनके नाटकों का देश काल पर्याप्त विस्तृत है, देश काल में वातावरण होता है उसके नाटकों में। काव्यात्मकता दृष्टिगोचर होती है, कविताएं भी मिलती है उनके नाटकों में, काव्य भाग भी मिलता है। उनके नाटकों में दर्शन है, लेकिन उनकी दार्शनिकता उनकी नाटकीय कलात्मकता में उपस्थित, सॉरी, विघन उपस्थित करती है। विघन उपस्थित करती है, तो ये वाला उत्तर गलत हो जाएगा क्योंकि ये अभिनेता के लिए अच्छे नाटक नहीं होते हुए ये। ठीक है, विघन उपस्थित नहीं करती है, ये वाला है इसका उत्तर। विघन उपस्थित नहीं करती हुई, ठीक है ना। तो ये तो विघन उपस्थित करती है। क्यों करती है? क्योंकि इनके नाटक है वो ऐतिहासिक होते हैं। ऐतिहासिक होते हैं मतलब मंच पर खेले नहीं जा सकते, और मंच पर नहीं खेले जा सकते मतलब इनके नाटक है वो अभिनेता के लिए प्रसिद्ध उपयुक्त नहीं है। अगला प्रश्न है राम भक्ति काव्य धारा के कवि नहीं है। राम भक्ति धारा के कवि नहीं है, तो पहला उत्तर है नरहरि बारहट, ये तो है भाई। उसके बाद में है अगला प्रश्न, सॉरी अगला ऑप्शन है वो है हरदय राम हनुमान नाटक वाले, माधव दास ये भी है, हरिराम व्यास है, ये कृष्ण भक्ति धारा के कवि है। ये कृष्ण काव्य परंपरा के कवि है भाई। ये कौन से कवि है? ये कृष्ण काव्य परंपरा के कवि है। सेकंड ग्रेड वाले खासकर ध्यान रखना, अभी जो नेट का एग्जाम देने जा रहे हो वो सभी ध्यान रखना, इनसे संबंधित प्रश्न रिपीट होंगे आपके आपके नेट के पेपर में, आपके सॉरी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में। अभी जो सेट का एग्जाम होगा उसमें भी इनके प्रश्न है वो रिपीट होंगे पक्का। अगला प्रश्न है विदेशी शब्द नहीं है। विदेशी शब्द नहीं है तो पहला तो है चेचक, दूसरा है खिड़की, तीसरा है तमाशा, चौथा है देर। देर, तो इसमें उत्तर हो जाएगा खिड़की। खिड़की है वो कौन सी भाषा का शब्द है? तो खिड़की देशज शब्द है भाई। खिड़की कौन सा है? तो देशज शब्द है। ये चेचक है, ये चेचक तुर्की शब्द है। और ये तमाशा और देर है, ये दोनों के दोनों फारसी शब्द है। तमाशा और जो
तमाशा और जो ये देर शब्द है, ये दोनों के दोनों फारसी शब्द है। तमाशा और देर शब्द है, ये दोनों के दोनों फारसी शब्द है। हाँ जी, अपने आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्रमशः सही अर्थ युक्त शब्द युग्मक है, शब्द युग्मक सही कौन सा है? तो परिमल का अर्थ होता है पवित्र न होकर होता है खुशबू। परिमल का अर्थ क्या होता है? खुशबू। परिभव का अर्थ होता है अनादर करना, तो ये तो गलत है। कुल का मतलब वश होता है, ठीक है, लेकिन इस कुल का मतलब किनारा होता है, तो ये वाला भी गलत है। इति का मतलब है अंत होता है, इति का मतलब बाधा होता है, ये बिल्कुल सही है भाई, इसका उत्तर यही सही माना जाएगा। अब इंदिरा का अर्थ तो होता है इंद्र की पत्नी, और इंदिरा का अर्थ होता है लक्ष्मी, ये उल्टा आ गया, तो ये वाला भी गलत है। तो इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? 3 नंबर वाला सही हो जाएगा, याद रख लेना, पेपर में रिपीट हो सकता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में निजवाचक सर्वनाम की प्रयुक्ति नहीं हुई है? निजवाचक सर्वनाम नहीं है, ये पूछा गया है। तो इस विषय में आप लोगों की राय क्या है? मैं आप वहीं से आया हूं, वह अपने को सुधार रहा है, अपने से बड़े का आदर करना उचित है। निजवाचक सर्वनाम वो होते हैं जिनमें कर्ता स्वयं अपने बारे में कहे, अर्थात निजता का भाव प्रकट होता है। जहां निजता का भाव प्रकट हो वहां कौन सा सर्वनाम होता है? तो वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। अब देखो, इस विषय में आप लोगों की, तो ये तो निजवाचक सर्वनाम है। मैं आप वहीं से आया हूं, इसमें भी निजवाचक सर्वनाम है। वह अपने को सुधार रहा है, इसमें भी निजवाचक सर्वनाम है। अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, इसमें कौन सा है? इसमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। हाँ जी, अगला प्रश्न है, रति आदि स्थायी भावों को प्रकाशित करने वाली आश्रय की बाह्य चेष्टाएं क्या कहलाती है? याद रख लेना, आंतरिक चेष्टाएं तो आलंबन उद्दीपन कहलाती है, बाह्य चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है। ये कितने प्रकार की होती है? ये 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है ये होती है कायिक, ये होती है वाचिक, ये होती है आहार्य, और ये होती है सात्विक। कौन सी होती है ये सात्विक होती है। सात्विक अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? सात्विक अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। स्वेद, स्तंभ, स्वर भंग, वेवत्पत्य, विवरणु, अश्रु, रोमांच, प्रलय, कंप। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं, याद रख लेना। अब अपने व्यभिचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं? ये 33 प्रकार के होते हैं। ये आलंबन और उद्दीपन विभाव के भेद है। ये आलंबन और उद्दीपन किसके भेद है? ये विभाव के भेद है। अब अपने बढ़ते हैं आगे। ये याद रख लेना, ये पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर पढ़ के चले जाना। अगला प्रश्न है, काव्य का एकमात्र हेतु प्रतिभा को मानने वाले विद्वान कौन है? प्रतिभा को मानने वाले विद्वान कौन है? काव्य का एकमात्र हेतु प्रतिभा को मानने वाले विद्वान है जगन्नाथ। कौन है भाई? जगन्नाथ। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जगन्नाथ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोंजाइनस के उदात्त तत्व के बहिरंग पक्ष में सम्मिलित तत्व नहीं है। बहिरंग पक्ष में सम्मिलित तत्व नहीं है, तो 5 तत्व माने। एक तो भावावेश की तीव्रता और एक विचारों की तीव्रता। ये दोनों के दोनों कौन से होते हैं? ये आंतरिक होते हैं। ये आंतरिक होते हैं, तो ये जन्मजात होते हैं भाई। ये उत्कृष्ट भाषा, समुचित अलंकार योजना और गरिमामयी रचना विधान, ये क्या होते हैं? ये बाह्य होते हैं, अर्थात इनको अर्जित किया जा सकता है, इनको अर्जित किया जा सकता है। तो बहिरंग तत्व में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? कौन सा तत्व माना जाएगा? भावावेश की तीव्रता और विचार, ये दोनों आंतरिक तत्वों के अंतर्गत आते हैं, बाकी सारे के सारे बाह्य तत्वों के अंतर्गत आते हैं। 17वां प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा के विकास में की दृष्टि से असंगत है, मतलब इसमें है कि पहला प्रश्न है, ऑप्शन है कि मध्यकाल में पढ़े लिखे लोगों की भाषा में क, ख, ग, ज और फ 5 ध्वनियां सम्मिलित हो गई, बिल्कुल सही है ये। आई और औ 2 संयुक्त स्वर है, वो आदिकालीन हिंदी में प्रयुक्त होने लगे, बिल्कुल सही है ये। आदिकालीन हिंदी में भक्ति काल की तुलना में बहुत अधिक तत्सम शब्द गृहीत हुए, ये वाला गलत है भाई।
भक्ति काल में ज्यादा तत्सम शब्द तो आते हैं। मध्यकाल में हिंदी की प्रमुख बोलियां विकसित हो गई और अपभ्रंश के रूप में समाप्त हो गए, ये बिल्कुल सही है। अपभ्रंश के रूप प्राय समाप्त हो गए क्योंकि तत्सम शब्द रूप न होके, और आदिकाल में तो कौन से रूप मिलते हैं, अपभ्रंश के रूप मिलते हैं। तो ये 3 नंबर वाला ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा भाई। आगे देखो, कोयल भई पुकारती रही, महरी पुकारे लई लई दही, पेड़ तिलोरी और जल हंसा, हृदय पेठी बिरह कटनसा। अब इस कटनसा का क्या अर्थ है? इस कटनसा का अर्थ है नीलकंठ है भाई, मोर। इस कटनसा का क्या अर्थ होता है? तो नीलकंठ, नीलकंठ हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, तो 18वें में 2 नंबर उत्तर होगा भाई इसका। अब अपने देखते हैं 19वां प्रश्न। रोगी को बड़ी घबराहट हो रही थी, रोगी को बड़ी घबराहट हो रही थी, रोगी को बड़ी घबराहट हो रही थी, तो हाँ जी, किस रोगी को बड़ी घबराहट हो रही थी, तो इसमें याद रख लेना, ये जो घबराहट शब्द है ये एक संज्ञा है, और संज्ञा भी कौन सी संज्ञा है? तो ये जातिवाचक संज्ञा है, और ये संज्ञा किससे मिलकर बनी संज्ञा है? तो ये क्रिया से बनी संज्ञा है। और क्रिया कौन सी क्रिया से मिलकर बनी संज्ञा है? तो ये घबराना से बनी संज्ञा है। घबराना से, घबराना नामक क्रिया से बनी संज्ञा कौन सी है? घबराहट। घबराहट शब्द क्या है? तो घबराहट शब्द संज्ञा है। संज्ञा भी कौन सी है? जाति सॉरी भाववाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा गलत 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 गलत। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा जिनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, वो भाववाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा है ये, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। दूसरी बात ये याद रख लेना, भाववाचक संज्ञा वो होती है जिनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। दूसरी बात ये याद रख लेना, कई बार बच्चे जल्दबाजी में कराते हैं कि घबराहट मतलब घबरा रहे हैं, और घबरा रहे हैं मतलब क्रिया हो रही है, और क्रिया हो रही है मतलब क्रिया कराएंगे। क्रिया घबराना क्रिया होती है, लेकिन घबराहट शब्द है वो क्रिया नहीं है। वो क्या है? तो वो भाववाचक संज्ञा है भाई। हाँ जी, किस शब्द में प्रय उपसर्ग है? किस शब्द में प्रय उपसर्ग है? अब अपने जैसे प्रत्यक्ष है तो इसका तो संधि विच्छेद होता है प्रति प्लस में अक्ष या अक्षी। प्रतिष्ठा का होता है प्रति प्लस में स्था। ये जो प्रत्येक है इसका होता है प्रति प्लस में एक। लेकिन ये जो प्रभु है इसका हो जाएगा प्र प्लस में भू। प्र प्लस में भू से मिलकर क्या बन जाएगा? प्रभु बन जाएगा। प्र प्लस भू से मिलकर प्रभु, प्र प्लस भू से मिलकर क्या बन जाएगा? प्रभु। प्र प्लस भू से मिलकर क्या बन जाएगा? तो प्रभु। तो इसमें प्र उपसर्ग से निम्नलिखित शब्द कौन सा आ जाएगा? तो प्रभु आ जाएगा। अगला देखो, भारत भूमि क्या भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, यह भारत मानवता की जन्मभूमि है। चंद्रगुप्त नाटक में भारतवर्ष के संदर्भ में ये विचार किसके हैं? तो ये विचार तो कौन करेगी? हेलन ही करेगी, कार्नेलिया ही करेगी। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसमें उत्तर हो जाएगा कार्नेलिया। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कार्नेलिया। तो 20वें में उत्तर हो जाएगा कार्नेलिया। अब कार्नेलिया के बाद में अपने आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है। 21वें प्रश्न में उत्तम काव्य की रचना धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप 4 पुरुषार्थों को तथा समस्त कलाओं में निपुणता को और प्रीति आनंद तथा कीर्ति को उत्पन्न करती है। काव्य प्रयोजन के संबंध में यह कथन किसका है? कथन किसका है? मान्यता किसकी है? भामह की मान्यता है, याद रख लेना। भारतेंदु युगीन पत्र पत्रिका संपादक की दृष्टि से असंगत कौन सा है? हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट बिल्कुल सही है। भारत मित्र रुद्रदत्त बिल्कुल सही है। सदादर्श लाला श्रीनिवास दास बिल्कुल सही है। लेकिन ये पीयूष प्रवाह है, इसके संपादक है अंबिका दत्त व्यास। इसके संपादक कौन है? इसके संपादक है अंबिका दत्त व्यास। ठीक है, तो 23वें में उत्तर क्या हो जाएगा? 1 नंबर वाला उत्तर हो जाएगा। हाँ जी, अपने बढ़ते हैं 24वां प्रश्न। चौबीसवां प्रश्न है, कुछ उथले कुछ गहरे निबंध संग्रह, ये इंद्रनाथ मदान का है, बिल्कुल सही है। साहित्य सहचर बहुत प्रसिद्ध है, ये तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। माटी हो गई सोना कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। माटी का फूल महादेव वर्मा का नहीं है। माटी का फूल महादेव वर्मा का निबंध संग्रह नहीं है। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? उत्तर नंबर 4 हो जाएगा। अब देखो, किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है? पुनरोक्ति, दृष्टा, अंतर्भाव, अनुग्रहित। ये स्कूल लेक्चरर 2025 में भी आया था भैया।
पुनरोक्ति नहीं होता, ये पुनरुक्ति होता है। तो पहले ही गलत हो गया ये। पुनरुक्ति, पुनरुक्ति का संधि विच्छेद क्या होता है? पुनः प्लस में उक्ति हो जाएगा। इसमें संधि कौन सी हो रही है? इसमें विसर्ग संधि हो रही है भाई। कौन सी संधि हो रही है? विसर्ग संधि हो रही है। ये दृष्टा बिल्कुल सही है, अंतर्भाव बिल्कुल सही है, अनुग्रहित बिल्कुल सही है। बहुत बार प्रश्न पेपर में रिपीट होता है ये अनुग्रहित वाला, याद रख लेना, इसको अच्छे ढंग से याद कर लेना। मन मुटाव करना अर्थ के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मुहावरा है। देखो अगर मैं बात करा हमारे गाँव की, हमारे गाँव में तो मन मुटाव करना मतलब है गांठ बांध ली। गांठ ना बांधे कर तू कोई बात की, मतलब मन मुटाव ना रखे कर तू, लेकिन सही उपयुक्त जो मुहावरो है, भी मुहावरो है वो है गांठ करना। देखो गांठ बांधना नहीं है, गांठ करना है। गांठ कर ली नहीं थे मतलब तो क्या कर लियो? मन मुटाव कर लियो। तो याद रख लियो। पापा जी का बोला भी थोड़ा सा कई बार की है कि बापा अपनी अलग बात है, व्याकरणिक शुद्धता है वो अलग बात है। अब अपने आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर पेपर है वो मैं सोल्व किया है वो पेपर है डाल दूंगा भाई। हाँ जी, किस विकल्प के सभी शब्द है वो शब्दकोश के अनुसार लिखे गए हैं? तो इनको शब्दकोश के अनुसार मैं एक बार लिख देता हूं। कवि, चित्रकार, ज्ञानी और ज्योतिषी। फिर देखते हैं कि कौन सा उत्तर सही होगा। ये ज्योतिषी। कवि का देखते हैं क ए वो ई। ये देखते हैं च ई ते रे ए जे ये ओ ने ई जे ये ओ ते छोटी ई षटकोण बड़ी ई। अब देखो कै पहली आवे तो कभी पहले हो जाएगो, फिर कै के बाद में चे आवे चे ओ हो जाएगो। हाँ दोनों में देखा नहीं, दोनों में तो देखो इंग आगे जय ये लगन लाग रही है और इंग आगे जय ये लगन लाग रही है। तो ये और ये पहली पहली कौन सा होगा? तो ओ ये वो उत्तर किस हो जाएगा? ज्ञानी, फिर उसके बाद में ज्योतिषी। कवि, चित्रकार, ज्ञानी, ज्योतिषी, ये उत्तर माना जाएगा। कवि, चित्रकार, ज्ञानी, ज्योतिषी, पहले उत्तर सही हो जाएगा। अब चलो कवि और चित्रकार तो देखो है, कवि और ज्ञानी, कवि और चित्रकार तो आ गया, लेकिन ज्ञानी ज्योतिषी भी अगर आपको सही समझ में नहीं आता ना, ज्ञ का पता नहीं चलता भी ज्ञ में जय और यह मिलकर बनता है, तो भी प्रश्न सही नहीं होता। ये तो ये सही क्रम के अनुसार कौन सा है? इसका उत्तर तो एक नंबर उत्तर हो जाएगा। हाँ जी, किस विकल्प में अधिकरण कारक पर का प्रयोग नहीं हुआ है? अधिकरण कारक कौन सा होता है? तो पर होता है। और अधिकरण कारक में बात पर बात निकलती है, अच्छे काम पर इनाम मिलता है, दिन पर दिन भाव चढ़ रहा है, और वहां तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये पर का अर्थ तो पंख होता है। इस पर का मतलब क्या हो जाएगा? पंख हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पर है। ये 4 नंबर वाला उत्तर हो जाएगा। अधिकरण कारक का प्रयोग नहीं हुआ इसमें, ठीक है। बाकी सारे के सारे में अधिकरण कारक का उपयोग हुआ है। आगे देखो, सूरदास के भ्रमर गीत विषय आचार्य शुक्ल की टिप्पणी नहीं है। भ्रमर गीत में गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। सगुण निर्गुण का यह प्रसंग सूरदास ने भागवत से ग्रहण किया। सूरदास ने इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है। सूर सागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग वेदग्ध पूर्ण अंश है वो भ्रमर गीत है। तो इसमें भ्रमर गीत है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें शुक्ल की टिप्पणी है कि इसमें सगुण और निर्गुण का यह प्रसंग सूरदास ने भागवत से ग्रहण किया। ये भ्रमर गीत सार में लाइन दी हुई है। ये जो लाइन तो बहुत ही प्रसिद्ध है, सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग वेदग्ध पूर्ण अंश कौन सा है? तो भ्रमर गीत है। सगुणोपासना का निरूपण बड़ी मार्मिक ढंग से किया है, सही बात है ये। गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है, ये भी सही है। लेकिन शुक्ल जी के अनुसार भागवत से ग्रहण किया, ये गलत है मूल बात, ठीक है ना। शुक्ल जी ने ये टिप्पणी नहीं की। अगला है,
उससे हमारी चिट्ठी मिली होगी, ली होगी। बस लास्ट में जो ट्रिक है ना, वो ट्रिक आपको बताई हुई है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? संदिग्ध भूतकाल होगा। आ होगी, ई होगी, ए होंगे। आ होगी, ई होगी, ए होंगे। इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा? संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। तीसरे में संदिग्ध भूतकाल। ये वीडियो मैं आपको इस वजह से बना के दे रहा हूं, ध्यान रखना, क्योंकि आपके पेपर में सीधे सीधे इसके प्रश्न पूछे जाएंगे, रिपीट होंगे प्रश्न। अगला है बन बितान रवि शशि दियो फल भक सलिल प्रवाह अवनी सेज पंखा पवन अब न कछु प्रवाह। प्रस्तुत पद में रस है। हास्य रस, हंसी तो बिल्कुल नहीं आ रही। श्रृंगार रस, कोई श्रृंगार का वर्णन नहीं है। करुण रस मतलब कोई दुख भी व्यक्त नहीं हो रहा है। तो कौन सा रस है? श्रृंगार रस है, सॉरी शांत रस है। शांत रस में निर्वेद या वैराग्य होता है। वैराग्य सा आता है, मतलब वन दे दिया, बितान खुला रूप में, सूर्य दे दिया, चंद्रमा दे दिया, फल रूप में हमें पानी दे दिया, धरती दे दी, हवा दे दी, सब क्या प्रभाव बचा है? तो ये क्या है? इसमें शांत रस है। अगला देखते हैं। हाँ जी, प्रयत्न के आधार पर ढ और ढ, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? उत्क्षिप्त होते हैं। दूसरा इनका नाम है ताड़न जात। क्या नाम है भाई? ताड़न जात। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा मानक हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन के रूप में स्वीकृत लिपि चिन्ह नहीं है। चिन्ह नहीं होता, ये चिन्ह होता है। ये यहाँ खुद भी गड़बड़ी करते हैं भाई। खुद तो प्रश्न में ये दे देते हैं, बाद में ये पूछते हैं कि शुद्ध है क्या? शुद्ध। अच्छा, क्यों? आरपीएससी खुद तो पेपर में प्रश्न में लिख रही है चिन्ह, चिन्ह को चिन्ह लिख रही है, और बाद में ये शब्द शुद्धि है, शुद्धि में पूछा जाएगा तो ये चिन्ह है, शुद्ध है। हाँ, तो ये ज्ञ श, ये ज्ञ श त्र, और ये मिट जाओ। ये चार संयुक्त व्यंजन होते हैं, श त्र ज्ञ और श्र। ये द नहीं होता। ये जो द है ये नहीं होता हिंदी मानक संस्था के अनुसार। तो मानक हिंदी वर्णमाला है ना, उसमें जब तक मर्द जीता है लोग बैयर को, पत्नी को मर्द की बहू कहकर पुकारते हैं। जब मर्द मर्द मर जाता है तो लोग उसे बेटे की अम्मा कहकर पुकारते हैं। गदल कहानी में उपयुक्त कथन किसका है? डोडी का है। किसका है? डोडी का कथन है ये कथन किसका है? ये गदल कहानी रांगे राघव वाली हुई। गदल कहानी किसकी है? तो रांगे राघव की है गदल कहानी। ये अपने 360 डिग्री विश्लेषण इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आने वाली भर्ती में इससे संबंधित प्रश्न है वो पक्के पूछे जाएंगे, रिपीट होंगे। अगला है बूचर के अनुसार अरस्तु की अनुकरण संबंधी मान्यता के संबंध में असंगत कथन है। कलाकृति में मानव जीवन के सामान्य पक्ष का अनुकरण होता है। बिल्कुल सही है ये। कलाकृति मूल वस्तु का पुनरुत्पादन है, ये भी अरस्तु कहते हैं। कलाकृति मानव जीवन का आदर्शीकृत प्रतिरूपण नहीं है। क्यों नहीं है भाई? है ये तो। कलाकृति कलाकार के मनोगत बिंब का प्रतिफल होती है। बिल्कुल सही बात है। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर वाला उत्तर गलत हो जाएगा। प्रकंपित, जिसका दूसरा नाम होता है लुंठित। क्या नाम होता है? लुंठित, र होता है। ये पार्श्विक है भी, ये अंतस्थ है। इनको अर्धस्वर भी बोला जाता है। अंतस्थ का दूसरा नाम क्या होता है? अर्धस्वर होता है। यह और वह अंतस्थ या अर्धस्वर होते हैं। अगला देखो, जैन साहित्य में, जैन साहित्य में असंगत कथन है। पहला देखो, आचार शैली के जैन काव्य में उपदेशात्मकता के स्थान पर घटनाओं को प्राथमिकता दी गई है। तो उपदेशात्मकता ज्यादा है भाई, ये तो गलत बात कह दी। असंगत यही है। फागु शैली होती है, सही है ये। रेवतगिरी रास में वास्तुकलात्मक सौंदर्य का आकर्षण है, ये भी सही है। रेवतगिरी पर्वत का वर्णन है। रेवतगिरी मतलब रेवतगिरी का वर्णन है। रेवतगिरी के जो धार्मिक स्थल है उसका वर्णन है। जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र रास नाम से भी पद्यबद्ध लिखे गए। जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र लिखे गए हैं। तो एक नंबर वाला, एक नंबर ऑप्शन है वो वाला गलत हो जाएगा। हाँ जी, अपने आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध शब्द नहीं है, अशुद्ध शब्द नहीं है। अशुद्ध शब्द जलांजलि, याज्ञवल्क्य, साप और ज्योत्सना। तो ये सात शब्द अशुद्ध नहीं है, बल्कि ये तो क्या है?
शुद्ध है, ज्योत्सना वाला ये शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, याज्ञवल्क्य ये वाला हो जाएगा। देखो आरपीएससी में अभी थोड़ी देर बाद में याज्ञवल्क्य शब्द भी पूछा जाएगा, वो शब्द सेम ऐसे कैसे लिखा हुआ होगा, तो वहां से भी प्रश्न सही कर सकते हैं। अगर नहीं आ रहा होता है छोड़ दो, दोबारा रिपीट करोगे तो दोबारा आने में सही हो जाएगी। जलांजलि चंद्रबिंदु दे रखा है, ये जलांजलि ऐसे होता, जल की अंजलि, जल प्लस अंजलि से मिलकर जलांजलि बनता है। तीनों शुद्ध रूप और लिखा दिए। अगला देखो, अशुद्ध वाक्य नहीं है, उसने मुझे गालियां दी। अब गालियां दी नहीं जाती, ये तो बिल्कुल सही बात है। वैसे गालियां बकी जाती है हमारी भाषा में तो, लेकिन वैसे गालियां दी जाती है। अशुद्ध वाक्य नहीं मतलब शुद्ध है ये। आक्रमणकारी 10 बार पशु उठा ले गए, अपराधी दंड देने योग्य है, और आक्रमणकारी 10 से 12 पशु उठा ले गए, गए नहीं होता गए होता है, ले गए। आक्रमणकारी है तो बहुवचन है, तो वैसे गया गए गए अपने आप में बहुवचन है, तो अनुस्वार नहीं लग सकता। वह अपराधी दंड देने योग्य नहीं है बल्कि दंड पाने योग्य है। इस बात का स्पष्टीकरण, इस बात के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, या इस बात का को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। ये वाला भी अशुद्ध हो जाएगा, ये वाला अशुद्ध है, ये वाला अशुद्ध है। शुद्ध क्या हो जाएगा, उसने मुझे गालियां दी। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आधार भारतेंदु द्वारा खड़ी बोली गद्य के स्वरूप निर्माण हेतु किए गए आधारों में सम्मिलित नहीं है? उर्दू फारसी के लोक व्यवहार में प्रचलित शब्दों का प्रयोग, बिल्कुल सही बात है। आवश्यकता पड़ने पर संस्कृत के मूल स्रोत से शब्दों को ग्रहण करने की नीति, बिल्कुल सही बात है। मुख्यतः हिंदी के तद्भ और प्रचलित शब्दों का प्रयोग, ये भी सही बात है। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई पर अत्यधिक बल, ये ज्यादा नहीं था। ये तो कौन से युग की विशेषता है, ये तो द्विवेदी युग की विशेषता है भाई। ये तो कौन सी युग की विशेषता आ गई, द्विवेदी युग की विशेषता आ गई। अगला है, दमड़ी की बुढ़िया टका सिर मुंडाई। दमड़ी मतलब कम, टका ज्यादा होता है, तो देखो जितने का माल हो उससे ज्यादा उस पर व्यय होना, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी मतीराम पद्माकर रसिक ही थे, प्रेमी नहीं थे, बिल्कुल सही बात है ये। इनकी सौंदर्य भावना विषयगत न होकर विषयगत थी, ये गलत बात है भाई, ये गलत है। कैसे गलत है, क्या होता है विषय, क्या होता है विषय, विषयगत, विषयगत, विषयगत देखो, विषयगत न होकर विषयगत थी। ये जो विषयगत है ये तो प्रकृति होता है, और ये क्या होता है, मानव होता है। विषय मतलब मानव रूप में कह सकते हैं। तो प्रकृति को बनाया नया बनाकर इन्होंने कोई मानव रूप में किसी व्यक्ति विशेष में, उन्होंने व्यक्ति विशेष कह सकते हैं। विषयगत मतलब है व्यक्ति विशेष कह सकते हैं। तो व्यक्ति विशेष के को उन्होंने आधार नहीं बनाया था, वो तो किसकी विशेषता है, व्यक्ति विशेष के बारे में। ये जो पंक्ति है ना, ये पंक्ति तो किसके बारे में है, ये तो रीति मुक्त कवियों के बारे में थे। क्योंकि कोई भी जैसे गणानंद है, आलम है, बोधा है, ठाकुर है, ये सारे के सारे किसी एक व्यक्ति विशेष अर्थात कोई नायिका विशेष पे प्रेम करते थे, उसके बाद में छोड़ के चले गए, उस उन पर इन्होंने काव्य लिखा। तो विषयगत तो किसकी विशेषता है, रीति मुक्त काव्य की विशेषता है। यहाँ ये पूछी गई है, ये किसकी विशेषता बताई गई, रीतिकाल के प्रतिनिधि इन चारों के बारे में बताया गया, ये चारों के बारे में विशेषता नहीं है। तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है। ऐसे प्रश्न आजकल पेपर में पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न ही आजकल पेपर में पूछे जाते हैं। अब गणानंद वाले प्रश्न कोई भी पेपर क्यों ना हो, रीतिकाल में गणानंद से संबंधित छूट ही नहीं सकता प्रश्न, पक्का ही पूछा जाता है। पीएसओ कहे संदेश अड़ाए बहुराए काग, शोध निबिरे जरी मुई तेग दुआंग लाख। तो इसमें किस महीने का वर्णन है, इसमें अगहन महीने का वर्णन है भाई। इसमें कौन से महीने का वर्णन है, अगहन महीने का वर्णन है भाई। आगे बढ़ते हैं, अष्टसाप के कवियों में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असंगत है, इसको मैं और ज्यादा समझा देता हूं। एक तो है वल्लभाचार्य, एक है विठलनाथ, ये कौन से हैं, विठलनाथ,
प्रश्न रिपीट होगा सेकंड ग्रेड में भी, याद रखना ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में भी रिपीट होगा। वल्लभाचार्य के शिष्यों को याद कर लेना, सु पे कु के, वल्लभाचार्य शिष्यों को याद लिख लेना, गो छे ने चे। आप देख लो, छीत स्वामी वल्लभाचार्य विठलनाथ के शिष्य थे, ये छीत स्वामी विठलनाथ के शिष्य थे, बिल्कुल सही है। कुमनदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे, सबसे बड़े थे तो ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे, ये वाला कुमनदास वल्लभाचार्य के शिष्य, ठीक है। चतुर्भुजदास वल्लभाचार्य के शिष्य, देखो भाई ये चतुर्भुजदास, ये तो विठलनाथ के शिष्य है, यहाँ क्या दे रखा है, वल्लभाचार्य के शिष्य, तो ये उत्तर गलत हो जाएगा। आगे देखो, परमानंद दास वल्लभाचार्य के शिष्य थे, ये पहले परमानंद दास और किसके शिष्य, वल्लभाचार्य के शिष्य। ये ट्रिक याद कर लेना, पेपर में पक्की आएगी, प्रश्न सही हो जाएगा आपका अगर ये ट्रिक काम में ली गई तो। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है सुंदर लिपि में लिखना, लिख न सकना, लेख आदि को काट लेना, मार्मिक बात लिखना, कलम तोड़ बात लिख दी, ठीक है ना। वो अलग बात है कि हरियाणवी गाना मैकेनिक है मेरे पर केस करे बाद में जो वो जो जज है, जज ने कलम तोड़ दी थी, वो अलग बात है। वैसे कलम तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है, निकटतम अर्थ क्या होता है, मार्मिक बात लिखते हैं वो। अब देखो यमक अलंकार के संबंध में असंगत विकल्प है, तो इनमें वर्णों का आवर्तन पूर्व क्रम से नहीं होता, ये तो गलत बात है अभी, पूर्व क्रम से तो होता है, इनका वर्णों का आवर्तन होता है। बिनार्थक सार्थक वर्ण समूह की आवृत्ति होती है, बिल्कुल सही है। सर्वर व्यंजन समुदाय या वर्ण संघात की आवृत्ति होती है, बिल्कुल सही है। अर्थ वैषम्य में इसका आवश्यकता तो होता है, बिल्कुल सही बात है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर हो जाएगा, उत्तर नंबर 1 हो जाएगा, 46वां। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं 47वां। प्रबल जो तुम पुरुषार्थ में हो, सुलभ कौन तुम्हें नए पदार्थ हो, प्रगति के पथ में विचरो उठो, भुवन में सुख शांति भरो उठो। प्रस्तुत पंक्तियों में छंद कौन सा है, तो प्रस्तुत पंक्तियों में छंद है द्रुत विलंबित छंद है, याद रख लेना। ये क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 वर्णों की आवृत्ति होती है, तो वो कौन सा छंद होता है, वो द्रुत विलंबित छंद होता है भाई। ये तो उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही, द्रुत विलंबित छंद है भाई। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। किसी अयोग्य व्यक्ति को सुंदर या बहुमूल्य वस्तु प्रदान करने पर प्रयुक्त की जाने वाली सर्वाधिक उपयुक्त लोकोक्ति है, बिल्ली के गले में घंटी, ऊंट के गले में बिल्ली, बंदर के गले में मोतियों की माला, ये वाला उत्तर होगा इसका, बंदर के गले में मोतियों की माला। मारे भाषा में तो क्या कहते हैं, मारे भाषा तो क्या, बंदर के हाथ में उस्तरू देणु, ठीक है। बाकी वो सही उत्तर के होगा, बंदर के हाथ में है मोतियों की माला। चील के घोंसले में मांस, ये चील के घोंसले में मांस, ये कहां से, याद करो आप, कफन कहानी में, कफन कहानी में ईश्वर माधव के घर में पैसे इस तरह गायब थे जैसे चील के घोंसले में मांस गायब होता है। याद आया आपको, आपको याद आया कफन कहानी, आपको याद आई क्या कफन कहानी, कफन कहानी में उनके घर पे पैसे इस तरह गायब थे जैसे चील के घोंसले में मांस गायब होता है। चील के घोंसले में कभी मांस नहीं रह सकता क्योंकि चील मांस खा जाती है, और वैसे ही ईश्वर माधव है वो भी पैसों को गायब कर देते थे, मतलब पैसे कमाते थे तो वो पहले घर से बाहर ही उड़ा के आते थे। तो उत्तर हो जाएगा 3 नंबर वाला, ठीक है। बाकी चील के घोंसले में मांस मैंने आपको इस वजह से याद करवाया क्योंकि कफन कहानी में आता है, ये प्रेमचंद की कफन कहानी में। अगला प्रश्न है, बच्चा पढ़कर सो गया, करके 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 पूर्वकाली क्रिया होती है भाई। संयुक्त क्रिया एक से अधिक क्रियाएं होती है, नाम धातु क्रिया जिसमें प्रत्यय लकर क्रिया का निर्माण होता है, प्रेरणात्मक क्रिया खुद कार्य न करके किसी और को कार्य करने की प्रेरणा देता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 3 नंबर वाला उत्तर हो जाएगा। देखो भारतेंदु युग की प्रवृत्तियों के विषय में असंगत विकल्प है। इस युग के कवियों ने जनमानस में राष्ट्रीय भावना के बीज वपन का महत्वपूर्ण कार्य किया, तो ये तो बहुत सही बात है। इस युग में कवियों की प्रतिभा और रचना कौशल को परखने के लिए कवि गोष्ठियों में कठिन से कठिन विषयों पर समस्या पूर्ति कराई जाती थी, बिल्कुल सही है। इस युग में पश्चिमी सभ्यता, विदेशी शासन, रूढ़ियों आदि पर व्यंग्य करने के लिए कवियों ने विषय और शैली की दृष्टि से नए प्रयोग किए थे, बिल्कुल सही बात है। तो परंपरागत रीति निरूपण के प्रति भारतेंदु युग के सभी कवियों का मोह बना रहा। अरे अरे नहीं 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 नहीं
सभी कवियों का मोह रीति काल के प्रति, रीति निरूपण के प्रति नहीं था। सभी कवियों ने रीति निरूपण किया, ऐसे नहीं है, सभी कवियों ने रीति निरूपण नहीं किया था। तो ये उत्तर इसका गलत हो जाएगा। हाँ जी, यह है काया है या शेष उसी की छाया है, मैंने बताया हुआ है या, अथवा, की, किवा, किधो। ये जब पेपर में पूछे जाए तो बताओ बच्चों इसमें कौन सा अलंकार होता है? तो कौन सा अलंकार होता है? संदेह अलंकार होता है। पूर्ण विरोध न होकर विरोध का आभास मात्र होता है तो विरोधाभास अलंकार होता है। जानी जानकर समझी जाती तो कौन सा अलंकार होता है? भ्रांतिमान अलंकार होता है। और न ही प्रयुक्त हो जाए, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज, तो कौन सा हो जाएगा? अपहनोती अलंकार हो जाएगा। हाँ जी, याद कर लेना इसको अच्छे ढंग से इसको याद कर लेना। एंड टेम्पर सेकंड ग्रेड के पेपर से पहले मैंने ये आपको स्कूल व्याख्याता का पेपर सोल्व कराया है। हाँ जी, इस युग में अशुद्ध वाक्य है, आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, बिल्कुल सही है। कृपया मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह में पधारे। अरे सौभाग्यवती हो जाएगी तो फिर विवाह क्यों करेंगे? सौभाग्याकांक्षिणी होती है भाई, जिसका विवाह होता है वो क्या होती है? ये सौभाग्याकांक्षिणी होती है भाई। ठीक है, सौभाग्याकांक्षिणी। प्रशांत बहुत चालाक है, उसे अपनी योग्यता पर गर्व है, बिल्कुल सही है। ये तीनों के तीनों 2 नंबर वाला शुद्ध हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 53वां प्रश्न। हाँ जी, हिंदी साहित्य के इतिहास लेख अपभ्रंश भाषा के साहित्य को भी हिंदी साहित्य के पूर्व के रूप में ग्रहण करते आए हैं। इतिहास लेखन संबंधी उपयुक्त मान्यता किस विद्वान की है? याद रख लेना, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। रिपीट हो सकता है ये प्रश्न रिपीट हो सकता है। संधि का विकल्प सही नहीं है। पितृ प्लस में अनुमति पित्रानुमति नहीं होता, बल्कि ये तो पितृनुमति होता है। क्या होता है ये? पितृनुमति होता है। जल प्लस में ओग जलौग होता है। ये कौन सी संधि के तहत? ये वृद्धि संधि के तहत होता है, ये यण संधि के तहत हो रहा है। ब्रह्म प्लस में ऋषि ब्रह्मर्षि, ये गुण संधि के तहत हो रहा है। अनु प्लस में इक्षण अन्वीक्षण, ये यण संधि के तहत हो रहा है। ये इस ओग का क्या अर्थ होता है? ओग का मतलब प्रवाह होता है। ये बच्चों क्या होता है? ओग का मतलब है प्रवाह होता है। देखो 360 डिग्री विश्लेषण। हाँ जी, आज लोगों के मन में यही बात समा रही है कि जहां तक हो सके शीघ्र ही सत्वों से बदला लेना चाहिए। वाक्य में उद्देश्य है, उद्देश्य को क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। विधेय को क्या बोलते हैं? क्रिया और कर्म बोलते हैं। क्रिया और कर्म बोलते हैं। समा रही है, कौन समा रही है? तो बात क्या है? करता है। बात क्या है? करता है। तो बात ही उत्तर हो जाएगा इसका भाई। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बात उत्तर हो जाएगा भाई। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बात इसका उत्तर हो जाएगा। बात इसका उत्तर हो जाएगा। हाँ जी, आगे है। रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदी नवजागरण का तीसरा चरण कौन सा है? हिंदी नवजागरण का तीसरा चरण है महावीर प्रसाद द्विवेदी और उसके सहयोगियों का काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी और उसके सहयोगियों का साहित्य काल। पहला कौन सा है? 1857 की संग्राम। दूसरा भारतेंदु और तीसरा कौन सा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी और उसके सहयोगियों का कार्यकाल। चंद्रगुप्त नाटक में सही विकल्प कौन सा है? सुभाषिनी सक्टार की कन्या है। सुभाषिनी सक्टार की कन्या है। तो देखो, रचनाकार एवं रचनाओं की दृष्टि से संगत विकल्प कौन सा है? पंत उच्छ्वास ग्रंथि वीणा रश्मि निहार तो इनकी रचना है महादेव वर्मा की, लेकिन करुणालय ये जयशंकर प्रसाद की है। युगांत तो ये तो पंत जी की है। परिमल गीतिका निराला की है। आंसू है, उत्तरा है, उत्तरा है ये पंत जी की रचना है। बाकी आंसू है और कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद की रचना है। ये तीनों की तीनों रचना पंत की। पूछा गया संगत विकल्प, तो संगत विकल्प 3 नंबर वाला हो जाएगा। हाँ जी, आगे है। पतंग शब्द का अर्थ नहीं है। पतंगा, चिड़िया, सूर्य, सलब। सलब का मतलब पतंगा होता है। पतंग, पतंगा जो होता है ना, पतंग सलब बोलते हैं जिसको। पतंगो किसो पतंगो, समा, समा वाला वो वाला पतंगा। ये धनुष नहीं होता इसका उत्तर। तो धनुष के उत्तर नहीं है। पतंगे का, पतंग मतलब सलब का मतलब जो होता है ना फिड़कले, कीट पतंगे, वो वाला पतंग। फिड़कला जगह आपने स्थानीय भाषा में बोला नहीं, फिड़कला थाला मास्टर, वो वाले
सलब बोला जाता है उनको। अपने क्या बोला जाता है उनको? उनको सलब बोला जाता है भाई। क्या बोला जाता है उनको? उनको सलब बोला जाता है। हाँ जी, आगे। द्विवेदी युगीन रचना जिसमें प्रबंध व मुक्तक दोनों प्रकार का सौंदर्य विद्यमान है, किसमें है? उद्धव शतक में है भाई। किसमें है? उद्धव शतक में है। किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। किसकी रचना है? ब्रह्मगीत परंपरा का काव्य है ये। वाम पद असुर स्कंद पर रहा दक्षिण हरि पर, हरि मतलब शेर पर, ज्योतिर्मय रूप हस्त दस, 10 हाथ, विविध अस्त्र सज्जित, उनमें अस्त्र सज्जित थे। राम की शक्ति पूजा की इन पंक्तियों में किसका रूप वर्णित है? तो ये वर्णित तो किसका रूप है? दुर्गा का है। रावण का, कुंभकर्ण क्या, हनुमान का तो नहीं है। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामू, कहू बहोरी कहा बृषकेतु, विपिन अकेली बिरहू के ही हेतु। राम का ये कथन किसके प्रति है? बालकांड में सती के प्रति। हाँ जी। रचनाकार और रचनाकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? रचनाकार और रचनाकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? देखो, मधुमालती मंजन कवि की रचना है, बिल्कुल सही है। ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है, बिल्कुल सही है। असद जवाहिर कासिम शाह की रचना है, बिल्कुल सही है। अनुराग बांसुरी तो नूर मोहम्मद की रचना है भाई। अनुराग बांसुरी, नूर अनूर, याद कराइडो है। नूर अनूर, अनूरा, अनूर मतलब अनुराग बांसुरी। हाँ जी, उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर 4 हो जाएगा। हाँ जी। हवा में उड़ा देना, मुहावरे का अर्थ है होश ठिकाने न रहना, कोई ध्यान न देना, बुरी दशा आना, किसी विचार का प्रचार होना। अबे, किसी विचार का प्रचार होना, कोई ध्यान न देना, हवा में उड़ा देना, होश न ठिकाने रहना, कोई ध्यान न देना, किसी विचार का प्रचार होना। अब हवा में उड़ा दी बात ने तो मतलब क्या हो गया? कोई ध्यान न देना है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 64 में 2 हो जाएगा भाई। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 64 में, 64 में 2 हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 64 में 2। हाँ जी। रीति निरूपक और रीति कवि के आधार पर असंगत विकल्प है। छंद निरूपक नहीं है भी, बल्कि ये तो रस निरूपक है। ये अपनी किताब है जो, उसमें साफ साफ दिया हुआ है। एक मैंने टेबल बनाई थी, उस टेबल से ही प्रश्न आया है। सर्वांग निरूपक है कुलपति मिश्र है, जसवंत सिंह अलंकार निरूपक कवि है, रस निरूपक पद्माकर है। हाँ जी, इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर वाला। माधुर्य गुण के संबंध में असंगत कथन है। टैट है, डेड है को छोड़कर कैसे में तक वर्णों का समावेश होता है, बिल्कुल सही है। मधुर वर्ण, सामासिक वर्ण और अल्प समास का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। सरल सुबोध श्रवण मात्र से ही शीघ्र अर्थबोध होने वाले शब्द प्रयुक्त होते हैं, ये तो प्रसाद गुण की विशेषता है। ये तो कौन से गुण की विशेषता है? जिससे चित्त विस्तार होता है और मन में आवेग उमड़ता है, ये तो प्रसाद गुण की विशेषता है। तो ये वाला उत्तर गलत हो जाएगा। हाँ जी। यह गुण श्रृंगार, करुण और शांत रसों में प्रयुक्त होता है, बिल्कुल सही है। हाँ जी। आदिकालीन शिलांकृत कृति की रचना कौन सी है? राहुल वेल। राहुल वेल कौन सी किसकी रचना है? रोडा कवि की रचना है भाई। कौन से कवि की रचना है? रोडा कवि की रचना है। ये कौन से कवि की रचना है? रोडा कवि की रचना है। रोडा कवि की रचना है। कौन सी कवि की रचना है? रोडा कवि की रचना है। काव्य दोष की दृष्टि से असंगत विकल्प है। अमानुषी भूमि अबांदरी करो, मतलब मनुष्य से रहित भूमि को मैं बंदरों से रहित कर दूंगा। अक्रम तो दोष है इसमें, रावण कह रहा है, ये बिल्कुल सही है। अक्रम तो दोष है इसमें। कैसे कहते हो इस द्वार पर कभी ना आऊं, ये जो द्वार शब्द है ये ग्रामीण भाषा के शब्दों का उपयोग होने के कारण ग्राम्य तो दोष है। अजा सहेलु तारी जननी, बरतार ताके सुत के मीत को सुमिरो बारंबार, अप्रतित तो दोष नहीं होता बोली। ये तो कौन सा दोष है? ये तो क्लिष्ट तो दोष है। इसका अर्थ बताऊं क्या क्या होता है? बहुत घुमाने वाला अर्थ है इसका। अजा मतलब बकरी, बकरी की सहेली मतलब भेड़, और भेड़ का दुश्मन क्या हो जाएगा? कांटा, और कांटे की मां क्या हो जाएगी? धरती, और धरती का पति कौन हो जाएगा? इंद्र, और इंद्र का पुत्र कौन हो जाएगा? अर्जुन,
और अर्जुन का मित्र कौन हो जाएगा? श्री कृष्ण। और कवि कहना चाहता है कि श्री कृष्ण को बार बार सुमिरन करो, लेकिन कह क्या रहा है? अजा सहेली तारीपु जननी भरतार ताके सुत के मीत को सुमिरो बारंबार। तो कवि तो कहना चाहता है कि श्री कृष्ण का सुमिरन करो। ये क्या है? ये दृष्टिकूट है भाई। ये क्या है? ये कौन से पद है? ये दृष्टिकूट के पद है। दृष्टिकूट लिखने के लिए कौन प्रसिद्ध थे? दृष्टिकूट लिखने के लिए सूरदास प्रसिद्ध थे। दृष्टिकूट के पद किस में मिलते हैं? साहित्य लहरी में मिलते हैं। तो ये तो क्लिष्ट दोष है। देखो, पर क्या न विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता, करण कटु शब्दों का उपयोग होने के कारण, मूर्धन्य वर्णों का अधिक्य पाने के कारण ये श्रुति कटुत्व दोष है। तो ये तो बिल्कुल सही है। उत्तर कौन सा हो जाएगा? गलत है। 3 नंबर वाला उत्तर गलत हो जाएगा। अर्थ क्या है? याद कर लो, सेकंड ग्रेड में भी पूछा जा सकता है। और जो कविताओं को आसान मानते हैं ना, हिंदी साहित्य को आसान मानते हैं, वो भी इसका उत्तर थोड़ा सा ढंग से देख लो भी, इसका उत्तर कैसे हिंदी साहित्य में उत्तर निकाले जाते हैं। गणित के विद्यार्थी, विज्ञान के विद्यार्थी जो ऐसे सोचते हैं कि हम इंग्लिश के विद्यार्थी कि हम बहुत ज्यादा डीप पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा अर्थ याद करते हैं, ऐसे अर्थ करते हो क्या? ऐसे अर्थ कभी निकाले हैं आपने? आपके लिए तो ये बहुत ज्यादा क्लिष्ट क्या हो जाएगा? आपके लिए तो 4 ऑप्शन ही क्लिष्ट तो दोष ही है। ऐसे दोष भी होते हैं हमारे। हाँ जी, अगला देखो। आपने इस अनित्य शरीर का जो अल्प ही काल में नाश हो जाएगा। अब देखो, अंडरलाइन किए हुए ना, इतना मोह किया। वाक्य में रेखांकित उपवाक्य का प्रकार है। कौन सा उपवाक्य है ये विशेषण उपवाक्य है। कौन सा उपवाक्य है? ये विशेषण उपवाक्य है। ठीक है ना? कौन सा उपवाक्य है ये? मिश्र वाक्य में भी कौन सा उपवाक्य है? ये विशेषण उपवाक्य है। मिश्र वाक्य है ये पूरा वाक्य। पूरा वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य होता है एक प्रधान वाक्य, दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य होता है। आगे देखो, आगे है अगला प्रश्न है, यह कहानी अर्थमूलक यथार्थ के कई जटिल आयामों को एक साथ उद्घाटित करती है। ये सारे आयाम आपस में तने हुए लक्षित होते हैं। कथन कहानी के संदर्भ में यह कथन किसका है? ये कथन रामदर्श मिश्र का है भाई। ये कथन किसका है? रामदर्श मिश्र का है, कफन कहानी के संदर्भ में। और पुरस्कार का भी केंद्र बिंदु प्रेम का द्वंद्व ही है, जो उगता तो है बाहरी परिवेश के बीच, किंतु धीरे धीरे अपने भीतर से ही विकसित होने लगता है। बाहरी परिवेश में प्रेम उपजता है, लेकिन अंदर ही अंदर आ जाता है। ये कथन भी किसका है? ये भी रामदर्श मिश्र का है, याद रख लेना। ये किसका है? ये रामदर्श मिश्र का है भाई। ये प्रश्न भी किसका है? तो ये रामदर्श मिश्र का है। हाँ जी, अब अपने आगे बढ़ते हैं। हीन भय जलमीन अधीन कछा कहा कछु मोह अकुलानी समाने, नीर स्नेही को लाए कलक निराश वे कायर त्यागत प्राणे, प्रीति की रीति सु क्यों समझे जड़ मीत के पानी परेशों को प्रमाणे, यह मन की जू दशा घनानंद जीव की जीवनी जान ही जाने। अब इसमें घनानंद क्या कहना चाहता है ना, बहुत गूढ़ अर्थ है, याद रख लेना। हीन भय जलमीन अधीन कहा कछु मोह अकुलानी समाने की मछली जल के बिना मर जाती है ना, तो वो जल को पाप लगा के जाती है। मैं सुजान के बिना मरूंगा नहीं, साफ कहना चाहता है वो, मरूंगा नहीं। ये तो अपमान करती है कि पानी का अपमान करती है। मछली जल के बिना मर जाती है तो जल का अपमान होता है, वो कायर होती है मछली, ये कहती है बात। तो इसमें सवैया छंद है। सवैया और कविता लिखने के लिए प्रसिद्ध है घनानंद। साहस के भाव का संकेत है कि इसमें साहस है ही नहीं, कायर बात कर रहे हैं। घनानंद से सुजान भी संकेतित है, सुजान की ओर कह रही है कि मैं सुजान तुम्हें छोड़ करके मरूंगा नहीं। हाँ, मीन और विधि की व्याकुलता पूर्णतः सदृश है। सदृश तो है, लेकिन दोनों ही वियोग में निराश होकर कायरों की भांति प्राण त्याग देते हैं। गलत है। कौन प्राण त्याग देते हैं? मछली। कौन प्राण नहीं त्यागते? घनानंद। कौन नहीं त्यागते? वियोगी या फिर घनानंद। उत्तर क्या हो जाएगा? 4 नंबर वाला उत्तर हो जाएगा। इंदौर पहले एक गांव था। सामान्य सी बात, सामान्य सी बात है, मतलब साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य मतलब सरल वाक्य है। साधारण वाक्य, सरल वाक्य को अर्थ के आधार पर क्या कहते हैं? विधानार्थक वाक्य कहते हैं। विधानार्थक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य जो मिश्र वाक्य होते हैं वो होते हैं।
मनाही का भाव होता है वो निषेधात्मक वाक्य होते हैं। संदेहार्थक जो संदेह होता है जिनमें वो संदेहार्थक वाक्य होते हैं। हाँ जी 74वां देखो, सुनी जननी सो, सुनी जननी सो बड़ भागी, पितु मात वचन अनुरागी, तने मात पितु तोसन हारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो प्रस्तुत पंक्तियों में चौपाई छंद है भाई। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? चौपाई छंद है, याद रख लेना। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? चौपाई छंद है, पहले ही याद रख लेना इसको तो पहले ही याद कर लो। इसमें कौन सा छंद है? चौपाई छंद है। चौपाई छंद क्या होता है? जिसमें कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती है। और ये मात्रिक छंद है, सम मात्रिक छंद है ये कौन सा मात्रिक छंद है? सम मात्रिक छंद है, याद रख लेना। कौन सा मात्रिक छंद है? सम मात्रिक छंद है। आगे देखो, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार राजस्थानी की बोलियों में सम्मिलित नहीं है। ढूंढाड़ी भी है, अहिरवाटी भी है, निमाड़ी भी है, भीली बोली नहीं है भाई। भीली बोली तो कोई नाम अपने नहीं पढ़ते भीली बोलियों का। अगला देखो, अगे द्वारा कहानियां नहीं। अब देखो ईसा प्रश्न आज नहीं, देखो थाना पता ही नहीं बात है, लंबा लंबा जगह उत्तर होगा नहीं, बे उत्तर है। लंबा लंबा जगह ऑप्शन है, बड़ा बड़ा ऑप्शन है, बे उत्तर। देखो आगे कहानी के संबंध में असंगत कथन है। कहानी की शैली आत्मकथात्मक है, बिल्कुल सही है। मैं गया था, पहाड़ पर चढ़ा था, वहां मिली थी मालती, मिली थी टीटी, मिला था, महेश्वर मिले थे। मालती के अतीत के उल्लास में जीवंत परिवेश का चित्रण मिलता है, बिल्कुल सही है ये। कहानी की रचनात्मक रचना संरचना वर्णात्मक व चित्रात्मकता है। संवादात्मकता और काव्यात्मकता का अभाव है, क्यों नहीं? सब कुछ है इनमें, सब कुछ चित्रात्मकता है, संवादात्मकता है, काव्यात्मकता भी है, उसमें अभाव नहीं है भी। हाँ, वैवाहिक जीवन की एक रसता का चित्रण, मतलब एक रस हो रही है विवाह में, कोई अनेक रस नहीं मिल रहे। ये 3 नंबर वाला उत्तर गलत हो जाएगा। देखो ये प्रश्न मैंने यूट्यूब पे भी करवाया हुआ है। अजो तरियो ना ही रहो श्रुति सेवत एक अंग, नाक बास बेसरी रहो बसी मुक्तन के संग, चित्र बना के समझाया था। अजो तरियो ना ही रहो, तरियो ना मतलब है कान का आभूषण, और इसमें क्या दे रखा है? तरियो ना मतलब है नाक का आभूषण देख रहा है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बेसरी होता है वो होता है नाक का आभूषण, बेसरी कौन सा होता है? नाक का आभूषण होता है। देखो सत्संगति पूर्णिमा का वर्णन है, बेसरी मतलब है जो कान का आभूषण है, मतलब है जो वेद पुराण पढ़ पढ़ के तो लोग संसार सागर को पार नहीं कर पाए, और मूर्ख लोग है वो संतों की संगति करने के कारण संसार सागर को पार कर गए। सलेश अलंकार है इसमें। इसमें तरियोना मतलब एक तो तारा नहीं, और एक तरियोना मतलब है कान का आभूषण, इसमें नाक का आभूषण दे रखा है। देखो बेसरी का लक्ष्यार्थ अदम प्राणी होता है। बेसरी मतलब मूर्ख प्राणी, और किसकी संगति में जाके? नाकवास बेसरी बसी मुकुतनों के संग। मुकुतनों का मतलब क्या है? संत लोग। नाकवास मतलब है स्वर्ग, नाकवास का मतलब क्या होता है? स्वर्ग होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर वाला। तरियोना का मतलब कान का आभूषण, या फिर तरा नहीं, तरियोना मतलब तरा नहीं। हाँ जी, गलत कथन है। ओ औ होता है वो कंठोष्ठ्य होता है, कंठ तालु नहीं होता, वो तो कंठोष्ठ्य होता है। ई तालव्य है, बिल्कुल सही है। सभी स्वर घोष होते हैं, बिल्कुल सही है। अल्पप्राण होते हैं, री मूर्धन्य होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। करके मीन में सब और किया करें बुद्धवाद कठोर, शाखा मई बुद्धि तजकर वे मूल धर्म धरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। ये उत्तर किसके बारे में कहा गया है? ये उत्तर जो उर्मिला है वो किसके बारे में कह रही है? उर्मिला किसानों के बारे में कह रही है भाई। उर्मिला किसके बारे में कह रही है? किसानों के बारे में कह रही है उर्मिला। हाँ जी 80वां प्रश्न देखो, वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? जहां पहुंचना कठिन हो दुर्गम, बिल्कुल सही है। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है। ठीक है, जहां पहुंचा न जा सके अगम्य होता है। जिसे करना कठिन होता है वो दुष्कर होता है। जिसे करना कठिन होता है वो क्या होता है? दुष्कर होता है। क्या होता है? दुष्कर होता है। हाँ जी आगे, लेंथी पेपर की यही खासियत है। उसके बाद में मैं आपको मेरिट और बताऊंगा कि इस पेपर की मेरिट क्या रह सकती है। हाँ जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बिहारी विषयक मत नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि दोनों मुक्तक काव्य परंपरा के चरमोत्कर्ष पर पहुंचाते हैं। रस का पूर्ण वैभव अनुभवों में दिखाई पड़ता है। भावों का उत्कट और उदात स्वरूप मिलता है। ये वाला ऑप्शन है गलत है अभी शुक्ल जी के अनुसार।
वाक्य रचना व्यवस्थित है, शब्दों के रूप का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। देखो ये बात मैं इस वजह से भी कह रहा हूं क्योंकि आपको मूल किताब पढ़नी चाहिए। बिहारी सच सही है, वो जगन्नाथ दास रत्नाकर की मूल किताब पढ़नी चाहिए। बिहारी के बारे में जो शुक्ल जी के कथन है वो भी मूल किताब शुक्ल जी की किताब से पढ़नी चाहिए। तो ये उत्तर भी सही हो सकता है आपका। हाँ जी, अगला है विकल्प है, इस विकल्प में सभी विद्वान पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानते हैं। अप्रामाणिक मानते हैं। गोरी बोली, राम श्याम, गोरी बोली राम श्याम, ठीक है, गोरी बोली राम श्याम। और ये एक मुंशी देवी प्रसाद भी है इसमें। तीन मन से मुंशी देवी प्रसाद भी उसमें मैं मुंशी आता है, मुंशी देवी प्रसाद। तो देखो पहला ही उत्तर से हो जाए। बोली मतलब बुल्लर, गोरी मतलब गौरी शंकर हीरा चंद्र ओझा, और तीन मन से मतलब मैं से मुंशी देवी प्रसाद। ये ट्रिक बताई हुई है यूट्यूब पर। पृथ्वीराज रासा को प्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक और अप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों की ट्रिक बताई हुई है। उस ट्रिक के हिसाब से ही प्रश्न सही हुआ है भाई। हाँ जी, लग्यो सुमनु वे है सकलु आतप रोसु निवारी, बारी बारी आपनी सींची सुहृदयता बारी। अब इसमें क्या है कि नायिका को गुस्सा आ गया है तो नायिका की सहेली कहती है कि गुस्सा मत करो और बाड़ी को सींचो, बारी आ गई है तुम्हारी। तो देखो बारी अर्थात हे बालिका, बारी आपनी अब अपनी पारी है, सींची सुहृदयता बारी, अच्छे वचनों से इसको सींचो। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 नंबर वाला उत्तर हो जाएगा। हाँ जी, तद्भव शब्द है। अब तद्भव शब्द है, ये जो पंथी है इसका तद्भव शब्द है पथिक। पथिक जो तत्सम है और पंथी है ये तद्भव शब्द है भाई। पद्य का पद होता है, ये पद होता है, पद्य का पद पद होता है। ये ये पदक है, पदक भी तत्सम शब्द है ये पदक। और ये जो पथिक है, पथिक का तद्भव रूप होता है पंथी, ये तत्सम शब्द है। किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है मतलब बल्कि पुल्लिंग में जाएगा? तो ये कृत्य, ये क्षण, दमन, आज्ञा, प्रहार, प्रार्थना, चंद्र, घोषणा। ये कृत्य और क्षण है, ये दोनों पुल्लिंग है। चंद्र शब्द पुल्लिंग है लेकिन घोषणा स्त्रीलिंग है। ये दमन, उसका दमन करो लेकिन आज्ञा स्त्रीलिंग है। प्रहार पुल्लिंग है लेकिन प्रार्थना स्त्रीलिंग है। लेकिन इसमें दोनों के दोनों पुल्लिंग शब्द है। अगला देखो, महत्वपूर्ण, अगला देखो महत्वपूर्ण। हाँ जी, कृदंत का उदाहरण है। कृदंत क्या होते हैं? क्रिया के अंत में लगते हैं। ये स्वप्न है ना, सोना के अंत में लगते हैं। स्व मतलब सोना, सोना के अंत में लगने के कारण ये स्वप्न उत्तर हो जाएगा। ये हर्ष मतलब खुशी, तो ये तो तदित है। ये जटा, जटा मतलब बाल के इल लगने से जटिल बनता है, ये भी तदित है। सर्व मतलब सभी, तो ये भी तदित है। ये सोना है, ये क्या है? कृदंत है, क्रिया के अंत में लग रहा है। सॉरी। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ और उनके लेखक की दृष्टि से असंगत विकल्प है। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी है। हिंदी साहित्य का आदिकाल भी हजारी प्रसाद द्विवेदी है भाई। ये उत्तर गलत हो जाएगा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा है और हिंदी साहित्य का अतीत है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हो जाएगा। हाँ जी, अपने आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब इसमें देखो, तीन निगाहों की एक तस्वीर मन्नू भंडारी की रचना है ये। ए में तीन, ए में तीन, देखो ए में तीन इसमें भी है और ए में तीन इसमें भी है। मुखोटा है वो ममता कालिया का है। स में दो, अब स में दो, इसमें स में एक है, इसमें स में दो है। ये उत्तर हो जाएगा। ब में एक है, उषा प्रेमदा का फिर वसंत आया, और जहर ठहरा हुआ सीताराम मुदगल की रचना है। द में 4 हो जाएगा। 4 नंबर वाला उत्तर सही हो जाएगा इसमें। देखो ये भी अपने असिस्टेंट प्रोफेसर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास की किताब निकाली थी नेट 11 सेट के लिए, उससे संबंधित ही प्रश्न आया ये।
कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने मुझे 10,000 रुपए दिए, बच्चा खाना और दूध पीकर सो गया, आगामी रविवार को वह जयपुर गया था, तो उसने मुझे 10,000 रुपए दिए, यही शुद्ध हो जाएगा। बच्चा खाना खाकर और दूध पीकर सो गया, आगामी रविवार को वह जयपुर जाएगा, या पिछले रविवार को वह जयपुर गया था, ये हो जाएगा। तरुण, तरुण का मतलब ही नवयुवक होते हैं, तो तरुणों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध करना चाहिए, नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध करना चाहिए, ये भी शुद्ध हो जाएगा। हाँ देखो, विलोम शब्द देखो, संकीर्ण विस्तीर्ण बिल्कुल सही है, वेदर में सादर में बिल्कुल सही है, समास व्यास बिल्कुल सही है, बहुत बार रिपीट हो रहा है ये प्रश्न। और ये जो अनाकृष्ट है, अनाकृष्ट का आकृष्ट होता है, आकृष्ट का विलोम शब्द होता है अनाकृष्ट, और अनाकृष्ट का अर्थ ही होता है, अनाकृष्ट का अर्थ ही होता है विकृष्ट। तो ये उत्तर हो जाएगा इसका, ये बोला उत्तर। हाँ, बेसर मोती द्योती झलक परी अधर पर आनी, पट पहुंचती चूनो समझी समझ कर समझी जाती, जानी जानकर समझी समझ कर समझी जाती, कौन सा अलंकार होता है? भ्रांतिमान अलंकार होता है। जानी जानकर समझी समझ कर समझी जाती, कौन सा अलंकार होता है? भ्रांतिमान अलंकार होता है। हाँ जी, आगे त्रासदी के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। करुणा तथा त्रास के उद्रेक द्वारा मनोविकारों का उचित विरेचन त्रासदी का कार्य होता है, ठीक है। त्रासदी का कार्य गंभीर और स्वतः पूर्ण होता है। त्रासदी कार्य व्यापार का वर्णन मात्र नहीं मात्र होती है, प्रस्तुति नहीं होती, त्रासदी कार्य की अनुकृति होती है। असत्य कथन ये वाला हो जाएगा। त्रासदी कार्य व्यापार का वर्णन मात्र नहीं होती, बल्कि प्रस्तुति नहीं होती, प्रस्तुति भी होती है, कार्य व्यापार का प्रस्तुति होती है, वर्णन मात्र नहीं होती, ये उल्टा बताया गया इसमें। हाँ जी, आगे क्या है? आगे है रीति मुक्त काव्य प्रवृत्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है? रीति मुक्त काव्य धारा पर फारसी की काव्य प्रवृत्तियों का प्रभाव दिखाई पड़ता है, ठीक है। रीति मुक्त कवियों का प्रेम वर्णन पर व्यथा प्रदान है, बिल्कुल सही है। रीति कवियों के वर्ण्य विषय और उसकी वर्णन शैली दोनों रीतिकालीन काव्य परंपरा से बंधे हैं, गलत है। रीति मुक्त काव्य में कवियों की प्रेमानुभूति को आत्मा व्यक्ति की शैली में भी स्थान प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है। उत्तर कौन सा गलत हो जाएगा? 3 नंबर वाला उत्तर गलत हो जाएगा। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हिंदी भाषा साहित्य के काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास, काल विभाजन एवं नामकरण पहली बार किसने दिया था? काल विभाजन एवं नामकरण पहली बार जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया था, याद रख लेना, किसने दिया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया था। निम्नलिखित में से किसी निर्गुण संत काव्य धारा का दार्शनिक और सांस्कृतिक आधार नहीं माना जाता? शंकराचार्य का अद्वैतवाद तो है भी संतों का, उपनिषद से भी वो बातें ग्रहण करते हैं, कबीरदास जी सूफी दर्शन से वो ग्रहण करते हैं, लेकिन पुराणों से कोई बातें ग्रहण नहीं करते भी। हाँ जी, पुराणों से कोई बातें ग्रहण नहीं करते। आगे है, अगला है 96वां प्रश्न। 96वां प्रश्न है यात्रावृत्त लेखन के विषय में असंगत कथन है। हाँ, यात्री अपने साहित्य में संवेदनशील होकर भी निरपेक्ष नहीं रहता, बिल्कुल निरपेक्ष रहता है, गलत उत्तर है ये तो गलत है। हाँ, डॉक्टर रघुवंश के अनुसार यात्रा साहित्य आधुनिक हिंदी साहित्य में पाश्चात्य साहित्य के संपर्क में आने के बाद ही विकसित हुआ, सही है। यात्रा करने मात्र से कोई साहित्यिक यायावर की संज्ञा नहीं प्राप्त कर सकता, न यात्रा का विवरण प्रस्तुत कर देना यात्रा साहित्य है, बिल्कुल सही बात है ये। अधिकतर यात्रा साहित्य संस्मरणात्मक होता है, बिल्कुल सही है। अब देखो ये 3 वाला थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है कि यात्रा करने मात्र से कोई साहित्य यावर नहीं कहा जा सकता, मतलब साहित्यकार साहित्यिक यावर नहीं कहा जा सकता। लोग घूमने जाते हैं वो साहित्यकार नहीं हो सकते, साहित्यिक यावर नहीं हो सकते। और नए यात्रा का विवरण प्रस्तुत कर देना, यात्रा मतलब इंटरेस्ट होना चाहिए एक। यात्रा साहित्य पढ़ते हैं ना तो दर्शकों को ऐसे लगना चाहिए जैसे हम खुद घूम रहे हैं। कई यूट्यूबर होते हैं, वो जहां घूमने जाते हैं ना तो वो ब्लॉग बनाते हैं, तो ब्लॉग बनाते हैं तो लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। और जो जितना ज्यादा दर्शकों को जोड़ता है, दर्शकों को ऐसे लगता है कि हम खुद घूमने जा रहे हैं, वो साहित्यिक यायावर है, बाकी नहीं है, याद रख लेना। आत्मकथा और आत्मकथात्मक की में अन्य से अनन्या प्रभा खेतान की है। एक कहानी यह भी मनु भंडारी की है। कस्तूरी कुंडली बसे मैत्रेयी पुष्पा की है। लेकिन पिंजरे की मैना संदर्भ रेखा सौंदरेक्षा, चंद्र किरण सौंदरेक्षा, चंद्र किरण
सोनरेखा है, ये है पिंजरे की मैना आत्मकथा। किसकी लिखी हुई है? चंद्र किरण सोनरेखा की आत्मकथा लिखी हुई है अभी ये। चंद्र किरण सोनरेखा की आत्मकथा लिखी हुई है। हाँ जी, यदि ऐसा ही है तो फिर अच्छा है कि तुम लोग अलग हो जाओ। संबंध को निभाने की खातिर अपने को खत्म कर देने से अच्छा कि संबंध को खत्म कर दो। आपका बंटी उपन्यास में यह कथन किसने किससे कहा? वकील चाचा ने किससे कहा? शकुन से कहा था, याद रख लेना। महाकाव्य की उदात्तता और नाटक की गति, ये दोनों मिलकर एक लंबी कविता को अपूर्व रूप प्रदान करते हैं। किसने कहा था? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा था। किसने कहा था? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा था वे, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने। हाँ जी, अगला है, अगला देखो 100वां प्रश्न है, वह है कि किस विकल्प के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची है? देखो, सरोज कमल का पर्यायवाची है, पद्म कमल का पर्यायवाची है, लेकिन कोरक तो कली का पर्यायवाची है। जलज कमल का पर्यायवाची है, जलजात कमल कमल का पर्यायवाची है, ये कली का पर्यायवाची है। पुंडरीक कमल का पर्यायवाची है, नलिन कमल का पर्यायवाची है, राजीव कमल का पर्यायवाची, ये वाला उत्तर सही होगा। अरविंद कमल का पर्यायवाची है। मुकुल का मतलब है दुशाला होता है या कली होती है। अम्बुद का मतलब बादल होता है, अम्बुद का मतलब बादल होता है। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? 3 नंबर वाला उत्तर हो जाएगा। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं। शशि सो उज्ज्वल तीय वदन, कितना सरल प्रश्न है भाई, आपको बहुत बार रिपीट करवाया हुआ है ये, बहुत ही बार पढ़ाया हुआ है ये प्रश्न। शशि सो उज्ज्वल तीय वदन, पल्लव सो मृदु पानी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सासी से समसमान सरी जैसा के समान उपमालंकार। अधिकार खोकर बैठा रहना यह महा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। ये कौन सा छंद है? तो इसमें हरिगीति का छंद है। कौन सा छंद है इसमें? हरिगीति का छंद है। कच समेट कर भुज उल्टी, खये शीस पट तारी, काको मन बांधे न, यह जुरो बांध निहारी। रेखांकित अंश में कौन सी शब्द शक्ति है? मन बांधना, लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति है इसमें। कौन सी लक्षणा है? लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति है इसमें। इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति है भाई। हाँ जी, अगला है देखो, किस विकल्प के सभी शब्द है वो तत्सम है? याद रख लो, तत्सम है, तत्सम। गुंद, गोंद का गुंद हो जाएगा, ठीक है, दुर्वा का दूब हो जाएगा, धीरज ये तद्भव आ गया, निद्रा का नींद हो गया, निद्रा तत्सम है, पत्र का पत्ता हो गया, पत्र का प्रस्तर नहीं, तत्सम नहीं है। पाषाण का मतलब पाहन हो गया, पर्ण का मतलब पत्ता हो गया, और स्तंभ का मतलब खंबा हो गया, ये है भाई तत्सम शब्द, ये है। द्राक्षा का मतलब दाख हो गया, स्थल का मतलब स्थल हो गया, ये तो तद्भव है। नृत्य का मतलब नाच हो गया, तो ये एक बीच में तद्भव आ गया। सभी शब्द तत्सम है तो कौन से में है? पाषाण, पर्ण और स्तंभ में। संविधान के राजभाषा विषयक प्रावधानों की दृष्टि से असंगत विकल्प है। अनुच्छेद 351 ए और बी में मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण तथा भाषिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए व्यवस्था की गई है। हाँ, यही उत्तर गलत हो जाएगा। 300 हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार की वृद्धि 351 में होती है, 351 एक में राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी, और 343 एक में 43 एक के अनुसार राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप है भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। हिंदी वाले नहीं बल्कि अंग्रेजी वाले अंतरराष्ट्रीय अंक, अंतरराष्ट्रीय अंक। तो 1 नंबर वाला उत्तर गलत हो जाएगा। हाँ जी, मंत्री इक बनावट हमारो ताही मिले सो छुपाई यो, भ्रमरगीत सार के प्रसंग में मंत्री शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? जो श्री कृष्ण है, जो उद्धव को भेजते हैं तो वो कहते हैं कि वहां एक मंत्री भी होगा। मंत्री कौन होगा? मंत्री होगा राधा। हाँ जी, एक वचन से बहुवचन का विकल्प है, गौ से गौएं होती है, बिल्कुल सही है। डिब्बा से डिब्बियां होती है, क्यारी से क्यारियां होती है, विद्या से विद्याएं होती है। तो 2 नंबर वाला उत्तर सही हो जाएगा, गौएं।
निम्नलिखित में कौन सा विकल्प है वो शब्द शक्तियों के संबंध में सही नहीं है, शब्द शक्तियों के संबंध में सही नहीं है। तो देखो, मुख्यार्थ को छोड़कर जहां पर प्रचलन के कारण अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है वो रूढ़ि लक्षणा होती है। जो शब्द शक्ति वक्ता बहुद्रव्य वाक्य अन्य निधि वाच्य प्रकरण देश काल काकू चेष्टा आदि विशेषता के कारण व्यंग्यार्थ की प्रतीति कराती है वह आर्थी व्यंजना होती है। जहां पर मुख्य अर्थ की बाधा होने पर सादृश्य संबंधों के कारण शुद्ध प्रयोजनवती लक्षणा होती है। जहां पर मुख्यार्थ की बाधा उत्पन्न होने पर लक्षणा शब्द शक्ति से अन्य अर्थ निकलता है परंतु उसके बाद भी दूसरा अर्थ प्राप्त होता है, वहां पर लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना होती है। बिल्कुल ये तो सही है, लेकिन ये वाला मेरे को डाउट लग रहा है, ये वाला गलत होगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका होगा गौणी लक्षणा। वो शुद्ध प्रयोजनवती लक्षणा नहीं होती बल्कि गौणी लक्षणा होती है। ये नोट कर लेना, प्रश्न रिपीट कर लेना, पेपर में पूछा जा सकता है भाई। हाँ जी, अपनी केवल धार अरुण कमल, पहला ऑप्शन ही देखते हैं सही होगा कि नहीं होगा। एक में ख, एक में ख आल्यो, और बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही को नहीं। देखो, दुनिया रोज बनती है, आलोक धनवा, तीन में गए और तीन में गहरे हो, दूसरे में कह बद्रीनारायण की सत सुने कई दिन हुए, और चौथे में गए लेकिन उदास है पृथ्वी मदन कश्यप की है। ये अपनी केवल धार याद कर लेना, ये अपने ही किताब से पूछी गई है। साधारणीकरण के संबंध में असंगत कथन है। पहला देखो, अभिनव गुप्त के अनुसार भावों का साधारणीकरण वैयक्तिक क्रिया सामूहिक क्रिया नहीं है बल्कि कला क्षेत्र में व्यक्तिक क्रिया है। यही ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन उल्टा है। साधारणीकरण सामूहिक क्रिया है, वैयक्तिक क्रिया नहीं, ऐसे इसका उत्तर होगा। इसका डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साधारणीकरण कवि की अनुभूति का साधारणीकरण, डॉक्टर नगेंद्र ठीक है। नंदुलारी वाजपेयी के अनुसार साधारणीकरण रचयिता और उपभोक्ता के बीच का भावात्मक तादात्म्य होता है, बिल्कुल सही है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण अलंबन तो धर्म का साधारणीकरण, बिल्कुल सही है शुक्ल जवारा। ये इसका उत्तर पहला गलत क्यों होगा? क्योंकि सामूहिक क्रिया नहीं बता दिया, सामूहिक क्रिया होती है, वैयक्तिक क्रिया नहीं होती। ये कहा था किसने? अभिनव गुप्त ने। हाँ जी, अर्ध मागधी अभ्रंश से विकसित बोलियों का समूह है, पूर्वी हिंदी है भाई इसका उत्तर, पूर्वी हिंदी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी को कौन सी अभ्रंश की भाषा बोली जाती है? मागधी अभ्रंश। राजस्थानी और पूर्वी हिंदी, ये तो शोरसेनी अभ्रंश की भाषा है भाई, याद रख लेना, पढ़ लेना इसको ढंग से। हाँ, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। खे चर, खे मतलब आसमान, चर मतलब विचरण करने वाले, आसमान में विचरण करने वाले, तो सही है। मन में जन्म लेने वाला, बिल्कुल सही है। तट से, तट पर स्थित, पर मतलब कारक आ गया तो तत्पुरुष समास है। हाँ, देश काल, देश और काल, तो ये तो कौन सा समास है? द्वंद्व समास है भाई, ये तो कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। विश्वनाथ के अनुसार रस के स्वरूप के संबंध में असंगत विकल्प है। हाँ जी, रस से अन्य ज्ञान से रहित होता है, रस का प्रकाशन आत्म चैतन्य से होता है, रस ही वास्तविक ब्रह्मानंद है। ये विश्वनाथ नहीं कहते, रस ही ब्रह्मानंद है, ये तो भरत मुनि कहते हैं। हाँ जी, रस का उदय वहां होता है जहां सदुगुण का उद्रेक होता है, ये सही बात है। तो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। हाँ जी, अगला देखो, हंस छोड़ आए कहां मुक्ताओं का देश। यहां वंदिनी के लिए लाए क्या संदेश? तो मुक्ताओं का देश सिर्फ व्यंजित अर्थ नहीं है, मुक्त आत्माओं का देश ठीक है, स्वाधीन जनों का देश ठीक है, मानसरोवर ठीक है, साकेत नगरी में तो आए हैं, छोड़कर थोड़ी आए साकेत नगरी को। इसमें उत्तर नंबर 1 हो जाएगा ये, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी में रीति ग्रंथों की परंपरा का आरंभ किससे माना जाता है? चिंतामणि त्रिपाठी से माना जाता है। जिस प्रकार अक्षयवाद का प्रवर्तक मुकुटधर पांडे को मानते हैं शुक्ल जी, तो रीति ग्रंथों का आरंभ किसे मानते हैं? चिंतामणि त्रिपाठी को मानते हैं, याद रख लेना। वीरे भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी न जिए जिए ता बोरा होए, बोरा मतलब पागल हो जाता है। वीरे रूपी सांप तन में बसता है, सांप मतलब है सर्प। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सर्प हो जाएगा इसका उत्तर। शब्दों को पढ़िए और पढ़ के उनका शब्दों के अनुसार से कर्म लगाइए। पै आ वैसे ही लगा देता हूं,
रे से, बस पे आ रे ई, उसके बाद में पे आ रे थे ए, पे आ रे शे व अ। अब देखो, पे आ तो ठीक है, रे ठीक है, फिर उसके बाद में देखो यहां से आ रहा है, यहाँ ई आ रहा है, तो पारिजात तो 1 नंबर पे होगा। फिर उसके बाद में ई आ रहा है, उसके बाद में थे आ रहा है, से आ रहा है, फिर उसके बाद में होगा पार्थक्य, बे बे से, फिर उसके बाद में से सलजम होगा, फिर से षटकोण होगा, तो ये वाला उत्तर सही होगा। ये जो 3 नंबर वाला उत्तर है ये वाला सही होगा। क्यों होगा, दोबारा देख लो, पे आ रे ई, चौथे नंबर पे ई आ गया, बाकी चौथे नंबर पे यहाँ से षटकोण आ रहा है, या थे आ रहा है, या से सलजम आ रहा है, ई आ गया तो 1 नंबर पे तो पारिजात हो गया, ठीक है। अब तीनों में से एक में से सलजम आ रहा है, एक में थे आ रहा है, एक में से षटकोण आ रहा है, तो थे आ रहा है तो 2 नंबर पे पार्थक्य हो गया। अब से षटकोण और से स्लेट में पहले कौन सा आ रहा है, से स्लेट आ रहा है, तो 2 नंबर का और हो गया, और 1 नंबर पे कौन सा हो जाएगा, पार्षद में से षटकोण लास्ट में आता है, तो ये पार्षद हो जाएगा। हाँ, किस विकल्प में सभी शब्द यौगिक क्रिया विशेषण, ये सारे शब्द क्रिया विशेषण है, लेकिन यौगिक का मतलब 2 शब्दों से मिलकर बने क्रिया विशेषण, तो एक तो प्रेम पूर्वक, इसलिए, तो ये यौगिक क्रिया विशेषण है। हाँ जी, आगे देखो, भक्ति के लिए भगवान के साथ वैयक्तिक संबंध आवश्यक है, पर अवतार उस संबंध के लिए आवश्यक सामग्री प्रस्तुत करते हैं। यही कारण है कि मध्य युग के प्राय सभी धार्मिक संप्रदायों ने किसी न किसी रूप में अवतार की कल्पना अवश्य की है। मध्यकालीन भक्ति साहित्य की विवेचना में उक्त कथन किस विद्वान का है, तो उक्त कथन किस विद्वान का है, ये कथन तो किसका है, आचार्य प्रसाद द्विवेदी का कथन है भाई, ये तो किसका है, आचार्य प्रसाद द्विवेदी का है। अगला देखो, शब्द शुद्ध है, व्यवहारिक, ये तो व्यावहारिक होता है टाबरो, ये रसिक शब्द शुद्ध है भाई, ये साप्ताहिक होता है, ये वैदेशिक होता है, विदेश के एक प्रत्यय लगने से वैदेशिक होता है, सप्ताह के एक लगने से साप्ताहिक होता है, व्यवहार के एक लगने से व्यावहारिक होता है, ये रसिक शब्द सही है भाई। ठीक है जी, हाँ जी, आगे देखो, दुष्कर्मत्व दोष है, दुष्कर्मत्व दोष, राजन दो देहु तुरंग मोही अथवा देहु मतंग, घंटों लेके जननी हरि को गोद में बैठती थी, लंकापुर पति को जो भ्राता तासु प्रिया नहीं आवती, पावन पद वंदन करके प्रभु सब कृतार्थ मिले मुझको, इसमें दुष्कर्मत्व दोष होगा। ये दुष्कर्मत्व दोष का मतलब होता है, पूरा वाक्य ही दुष्कर्म होता है, मतलब है राजा से कहता है कि मुझे तुरंग दे दो, मतलब घोड़ा दे दो, आपके पास घोड़ा नहीं है तो कोई बात नहीं, हाथी दे दो, ऐसे हो सकता है क्या, मतलब कि मुझे 4th ग्रेड की नौकरी लगा दो, कि नहीं नहीं 4th ग्रेड में नहीं आता मुझे आरएस लगा दो, ऐसे नहीं हो सकता ना, कि मतलब मुझे साइकिल दिला दो, साइकिल नहीं मिलेगी तो मुझे फॉर्च्यूनर दिला दो ना, ऐसे थोड़ी होता है, तो ये तो दुष्कर्म हो रहा है। हाँ जी, घंटों लेके जननी हरि को गोद में बैठती थी, जननी हरि को घंटों गोद में लेके बैठती थी, ये वाला अक्रम तो दोष हो जाएगा। लंकापुर पति, लंकापुर के स्वामी रावण और रावण के भ्राता कुंभकर्ण और कुंभकर्ण की प्रिया, नींद, कवि कहना चाहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही, और कह क्या रहा है, लंकापुरपति को जो भ्राता तासु प्रिया नहीं आवती, तो कौन सा दोष हो रहा है यहाँ, यहाँ क्लिष्ट तो दोष हो रहा है, कौन सा दोष हो रहा है, क्लिष्ट तो दोष हो रहा है। पावन पद वंदन करके प्रभु कब कृतार्थ मिले मुझको, अब पावन पद वंदन करके प्रभु कब, एक तो कातार्थ गलत है ये, मिलोगे मुझको,
मिले नहीं बल्कि मिलोगे आ जाएगा, तो ये भी अक्रम तो दोष हो जाएगा इसमें। बाकी सारे के सारे दुष्क्रम तो दोष कौन से में, तो एक नंबर वाले में है। अभ्यास शुद्ध है, अभ्युदय, अभी प्लस में उदय से मिलकर बनता है, शुद्ध है। अभ्युत्थान बिल्कुल शुद्ध है, आभ्यंतर नहीं होता बल्कि आभ्यंतर होता है। क्यों होता है? सॉरी, अभ्यंतर, आभ्यंतर नहीं होता, अभ्यंतर होता है। अभ्यंतर क्यों होता है? अभी प्लस में अंतर से मिलकर ये अभ्यंतर बनता है। आगे देखो, अभिधा मूला ध्वनि के संदर्भ में असंगत कथन है। अर्थांतर न्यास संक्रमित वाच्य ध्वनि को विकसित वाच्य ध्वनि बोला जाता है। ये तो लक्षणा मूला होती है भाई, विविकसित वाच्य ध्वनि अविविकसित वाच्य ध्वनि होती है ये। रस भावादि के व्यंजित होने के कारण इसे रस ध्वनि कहते हैं। भावार्थ व्यंग्या वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है, ये भी सही है, ये भी सही है। विविकसित वाच्य ध्वनि होती है, सही बात है ये अर्थांतर न्यास संक्रमित वाच्य ध्वनि थी, ये गलत है इसका उत्तर। अर्थांतर न्यास संक्रमित वाच्य ध्वनि अविविकसित वाच्य ध्वनि कहते हैं इसको क्या कहते हैं? अविविकसित वाच्य ध्वनि। सभी विकल्प शुद्ध है, मध्याहन है ये, मध्याहन है। देखो मध्याहन मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूं ताकि आपके समझ में आ जाएगा। आ रहा है ना मध्याहन? अतिथि बिल्कुल शुद्ध है। स्वावलंबन, स्वावलंबन लिख रखा है ये, तो स्वावलंबन तो ये होता है। जिह्वा ये होता है। उल्लंघन बिल्कुल सही है, लेकिन ईर्ष्या शब्द ये होता है। निश्चल, निश्चल शब्द ये होता है, निश्चल। प्रश्न शब्द ब्रह्मा शब्द है, ये बिल्कुल सही है। आगे देखो, रस निष्पत्ति के लिए भावकत्व भोजकत्व व्यापार का साधारणीकरण मानने वाले भट्ट नायक होते हैं। शकुक मानते हैं भोज्य, अभिनव गुप्त मानते हैं भोज्य भोजक संबंध। ये भावकत्व भोजकत्व व्यापार को मानने वाले भट्ट नायक है, बिल्कुल सही है। बहुधनन थे प्रीतम अपाए, इसका उत्तर हो जाएगा। ये भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, याद रख लेना, नेट में भी काम आएगा वो। भट्ट नायक होगा इसका उत्तर। गम्य गम्यक, पोष्य पोषक, अनुमाप्य अनुमाप्यक संबंध ये मानता है। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े गरीब बैठे आए, मंगलाचार माही मन राखो, राम रसायन रचना चासो, मंदिर माही भयो उजियारा, ले सुतो अपनी अपना पवन पीयू पियारा, मैं रनी राती जो निधि पाई, हम ही कहा यह तुम ही बढ़ाई, कहे कबीर में कछु न कीना, सखी सुहाग राम मोहि दिन्हा। भगत का देन्य और परमात्मा के अनुग्रह का वर्णन है, ठीक है। कहे कबीर में कछु न कीना, सखी सुहाग राम मोहि दीना पंक्ति में अपहनुति अलंकार है। मिलन सुख की अनिर्वचनीयता की व्यंजना हुई है। इसमें राम रूपी सुहाग, राम रूपी सुहाग, सखी राम रूपी सुहाग, इसमें तो रूपक अलंकार होता है, रूपक अलंकार की व्यंजना हुई है, गलत है ये। मिलन सुख की अनिर्वचनीयता की व्यंजना हुई है। दाम्पत्य प्रतीकों द्वारा आत्मा परमात्मा के मिलन की अद्भुत व्यंजना हुई है इसमें। आगे देखते हैं, देखो बालकांड में जो रामचरित के श्रोताओं का क्रम है ना, वो याद रख लेना, जिस प्रकार रामचरित मानस के याद करते हो। इसमें क्रम है पार्वती काक बुसुंडी याज्ञवल्क्य और भारद्वाज संवाद। मीत सुजान अनीत करो जिन हाहन हुजिए मोही अमोही, दीठी को और कछु नहीं ठोर, फिरी दृग रावरे रूप की दोही, एक विशास की टेक गहे लगी आस रहे बसी प्राण बटोही, हो घन आनंद जीवन मूल दई की प्यास नहीं मारती मोही। पंक्ति में भाव व्यंजित नहीं हुआ है। दर्शन की इच्छा है, हाँ है। उपालंब है, हाँ है। विश्वासघात कर रहे हैं, हाँ है। प्रिय की जीवनदायी होकर पिपासा शांत हो गई है, नहीं हुई अभी शांत। इत प्यास नहीं मारत मोही, क्यों मुझे प्यास सा मार रहे हो? तो पिपासा को शांत थोड़ी करते हैं। प्रिय का जीवनदायी होकर जीवनदायी नहीं होती प्रिय। हाँ, खड़ी बोली के आरंभिक चरणों में लल्लूलाल सदल बिसर लखा और सदा सुखलाल नियाज।
ये ऑप्शन इसमें गलत है। हाँ जी, हाँ जी, आगे। शुद्ध वाक्य है, उसे भारी प्यास लगी है, ऐसा साहित्य उत्कृष्टतम है, उसे बहुत प्यास लगी है, गलत है। ऐसा साहित्य उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट को तम लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसमें समस्त प्राणी और मात्र का, नहीं नहीं गलत है, समस्त प्राणियों का या प्राणी मात्र का कल्याण है। अधिकतर लोगों का यही विचार है, बिल्कुल सही है। आजकल लगता है साथ रहना भी कितनी तरह का हो सकता है। जिंदगी, सारी जिंदगी साथ रहकर भी आदमी कितना अकेला रह सकता है, और किसी का हल्का सा स्पर्श भी कैसे जिंदगी को किसी के साथ होने के एहसास और आश्वासन से भर सकता है। उपन्यास आपका बंटी में ये विचार किसके हैं? शकुन के विचार है। साधारण वाक्य का उदाहरण नहीं है। काम सीखता हुआ नौकर कठिनाई से मिलता है। काम सीखा हुआ नौकर, धूप कड़ी होने के कारण वे पेड़ की छाया में ठहरे। शास्त्री जी को सभापति बनाया गया। नौकर ने कहा कि लगने का कारण, ये मिश्र वाक्य है। हाँ जी, देव संज्ञा से बना विशेषण है। विशेषण मतलब दैविक, ये विशेषण हो गया। किससे बना है? देव संज्ञा से बना है। इंपॉर्टेंट, ये भाववाचक संज्ञा है। देव तो क्या है? तो भाववाचक संज्ञा है। अब देखो, काव्य लक्षण और लक्षण का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, नेट जेआरएफ में पूछा जाने वाला प्रश्न। सुमेलित कथन देखना है। रमणीयार्थ प्रतिपादक है जगन्नाथ, यही सही है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये तो विश्वनाथ का है। शब्दार्थों सहितो काव्यम, ये भौमे का है। तद 200 शब्दार्थों सगुणावलंकृति पुनः क्वापी, ये भम्मट का है। सभी शब्द पुल्लिंग है। सोना, कपूर, मणि, ये पुल्लिंग है। चांदी स्त्रीलिंग आ गया। सॉरी, मणि तो, मणि गुम गई, मणि गुम गया नहीं होता। सरोज, नयन, गणित, ये वाला उत्तर होगा इसका। दही स्त्रीलिंग आ गया। सॉरी, उड़ान स्त्रीलिंग, दही तो पुल्लिंग होता है। हाँ, इसमें मणि आ गया, इसमें चांदी आ गया, तो उत्तर कौन सा सही होगा? एक नंबर वाला उत्तर होगा। यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। यदि तो मिश्र वाक्य होते हैं भाई। और या अथवा लेकिन किंतु परंतु होता है फलता, बल्कि इसलिए, ये संयुक्त वाक्य होते हैं। कौन से वाक्य होते हैं? ये संयुक्त वाक्य होते हैं। और या अथवा लेकिन किंतु परंतु होता है फलता, बल्कि इसलिए एवं, वो सारे संयुक्त वाक्य होते हैं। यदि तो, कि, जबकि, वो मिश्र वाक्य होते हैं। एक प्रधान वाक्य, दूसरा आश्रित उपवाक्य। गलत संधि, एक ऑप्शन देखो, त्रिश प्लस ना, तृष्णा, त्रिश प्लस ना आएगा, ये तृष्णा व्यंजन संधि के तहत। वाक प्लस में मैं, वांग्मय, बिल्कुल सही है। तत् प्लस रूप, तद्रूप, बिल्कुल सही है। महत प्लस में छत्र से महत छत्र बन रहा है, बिल्कुल सही है। वक्रोक्ति सिद्धांत के काव्य में के विषय में असंगत है। वक्रोक्ति कवि कल्पना प्रसूत और इसका उद्देश्य वैचित्र्य सिद्धि। प्रकरण वक्रता के अंतर्गत कुंतक ने अलंकारों का विधान किया है, गलत बात है भाई ये तो। वक्रोक्ति लोकोत्तर आह्लादकारिणी शक्ति होकर भी असंदर्भ वस्तु में कलात्मकता का आगान करती है, बिल्कुल सही है। हाँ जी, पद पूर्वार्ध वक्रता में मूल शब्द की वक्रता या रमणीयता वर्णित होती है, बिल्कुल सही बात है ये। अगले देखो, एक विशेष काव्य आंदोलन जिसका जन्म हिंदी के काव्य क्षेत्र में तार सप्तक के संपादन के साथ माना जाता है, वो कौन सा है? वो प्रयोगवाद है अभी। वो कौन सा वाद है? प्रयोगवाद है वो। कौन सा वाद है? प्रयोगवाद है वो। अब आगे देखो, अंतिम प्रश्न। विजय तृष्णा का अंत पराभव में होता है, अलक्षेंद्र। राज्य सत्ता सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती है, केवल विजयों से नहीं। ये कथन दांडायन ने सिकंदर से कहा था। किसने कहा था? दांडायन ने सिकंदर से कहा था। अगला, ये तो विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। ये तो विज्ञान से संबंधित प्रश्न है, ये तो विज्ञान से संबंधित प्रश्न है, तो ये अपने नहीं करेंगे। 140 प्रश्न किए हैं। अब इस वीडियो के बाद में अब पेपर का एनालाइज पूरे एकदम 360 डिग्री विश्लेषण से कर लिया है। अब अगला अपना उद्देश्य क्या है? स्कूल में कहता है हिंदी की मेरिट क्या रहेगी। अब असली आपको बताऊंगा कि मेरिट क्या रहेगी, पूरे सटीक विश्लेषण के साथ। क्यों? क्योंकि सारे 140 के 40 प्रश्न अपन ने अटेंड किए हैं और 140 प्रश्नों पे पूरा 360 डिग्री विश्लेषण किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में अपने पढ़ेंगे
स्कूल व्याख्याता हिंदी की मेरिट कितनी रहेगी। इंतजार कीजिए, तैयारी करते रहे स्कूल व्याख्याता हिंदी के साथ। अब सेकंड ग्रेड की, अब सेकंड ग्रेड की बढ़िया तरीके से तैयारी करो, और आपके लिए लेकर आ रहा हूँ स्कूल व्याख्याता हिंदी की मेरिट क्या रहेगी, ताकि आप सेकंड ग्रेड में बढ़िया तरीके से खेल के आओ, बढ़िया तरीके से स्कोर करके आओ, बढ़िया तरीके से टोरे मार के आओ, शॉट मार के आओ, कहने का मतलब है, ठीक है ना। तो मिलते हैं स्कूल व्याख्याता हिंदी की मेरिट के साथ में, तब तक तैयारी करो, मस्त रहो, खुश रहो। और आप जाते जाते मैं आपको बता दूं कि अपने जो एक किताब आई हुई है, और ये किताब है राजस्थान के सभी नजदीकी बुक स्टोर पर उपलब्ध है। जो भी राजस्थान की जितने भी बुक स्टोर है, उन बुक स्टोर पर ये किताब है वो प्रोवाइड हो रही है। ये किताब स्कूल व्याख्याता सेकंड ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जेआरएफ या सेट के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। यूजीसी नेट सेट जेआरएफ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इसमें हिंदी आती है, हिंदी साहित्य आता है। हिंदी साहित्य के लिए किताब बहुत महत्वपूर्ण है। अब खुद एनालाइज कर लेना अपने मार्केट पे जाके, अपनी दुकानों पे जाके, और वहां देखना कि ये किताब है, ये किताब कितनी कारगर है। क्योंकि अभी स्कूल व्याख्याता का एग्जाम हुआ है, ये किताब स्कूल व्याख्याता से पहले आई थी, और इसमें कितने प्रश्न पूछे गए स्कूल व्याख्याता से संबंधित, वो भले ही पेपर ले जाना, भले ही मेरा वीडियो देख के देख लेना कि जहां जहां मैं इतिहास के प्रश्न करा रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले लेना, और वहां जाके देख लेना कि कौन कौन से प्रश्न आए हैं, कौन कौन से प्रश्न नहीं आए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, तैयारी रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बढ़िया तरीके से तैयारी करते हैं। ज्यादा मोबाइल न चलाएं, मोबाइल कचरे का, मोबाइल में कचरा होता है। मोबाइल सिर्फ तब चलाएं जब आपको आंसर की देखनी होती है, कोई प्रश्न का डाउट देखना हुआ होता है, डाउट मतलब क्लियर करना हुआ होता है, तो बाकी मोबाइल मत चलाया करो। बाकी सारे दिन पढ़ाई करो, पढ़ाई किया करो। मोबाइल है वो तैयारी का दुश्मन होता है भाई, मोबाइल है वो पढ़ाई का दुश्मन होता है। हाँ जी टावरो, तो ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके नंबर कितने बन रहे हैं ये एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।